गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपका दिन बड़े अच्छे से गुजर जाए। नाजरीन, अल्लाह ताला जब आपको थाम लेता है तो कामिल यकीन रखिए उस पर, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो आपको मुश्किल वक्त में उड़ना सिखा देगा या फिर आपको मजबूती से थाम लेगा। तो हमेशा अपने यकीन को मजबूती से थामे रखिए और अल्लाह पे यकीन रखिए। जब मुश्किल वक्त हम पे आता है तो हम बहुत डर जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। अगर अल्लाह पे आपका यकीन होगा तो अल्लाह ताला आपको या तो उड़ना सिखा देगा या फिर आपका हाथ मजबूती से थाम लेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज हम बात करेंगे फ़िल्म की। फ़िल्म कैसे बनी, क्या ऐसा हुआ कि फ़िल्म बनना बंद हो गई, अब दोबारा फ़िल्में बनना शुरू हुई हैं, क्या उन्हें फ़िल्में कहा जाएगा, क्या वो एक ड्रामा है या एक फ़िल्म ही है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ड्रामे को थोड़ा बढ़ा के इन्होंने फ़िल्म का नाम दे दिया है। स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी ज़रूरी होती है एक फ़िल्म के लिए, स्क्रिप्ट बेहतरीन होना कितना ज़रूरी है, क्या फ़िल्म तभी जानदार होती है जब स्क्रिप्ट जानदार होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सयाहत की पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पुरअमन है। हमेशा मैं हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ। तो हम सयाहत की भी बात करेंगे। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उन्हें ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान घूमना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम सिंगिंग के बारे में। इसके अलावा अगर फ़िल्म के बारे में बात होगी, स्क्रिप्ट के बारे में बात होगी तो एक्टिंग के बारे में भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले जो मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, उनके बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने 412 तकरीबन 412 फ़िल्म लिखी। 374 फिल्म्स जो थी उनकी वो पंजाबी में थी, बाकी जो थी वो उर्दू में थी। इनके नाम पे एक क्रेडिट है जी, रिकॉर्ड है जी इनका। इन्होंने एक ही डायरेक्टर के साथ 80 फिल्में की। इनके बारे में कहा जाता है 80 फिल्में की। मसूद बट के बारे में कहा जाता है, एक मशहूर डायरेक्टर है, उनके साथ इन्होंने 80 फिल्में की। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनके जो डायलॉग होते हैं जब वो बोले जाते हैं तो कभी भूलते नहीं है। अगर बात की जाए सियासतदानों की तो इनकी एक फ़िल्म इतनी मशहूर हुई कि उसके बाद जितने सियासतदान थे सब ने वो डायलॉग बोले अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में। मैं अपने बड़े प्यारे मेहमान को वेलकम करना चाहूँगी। आज बड़ी ऑनर की बात है, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। नासिर अदीब साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। और आपका शुक्रिया, ये हमारे लिए भी ऑनर की बात होती है जब आप लोग हमें बुलाते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब हमारी फिल्मों के लोग डायलॉग भी बोलते थे, हमारी फिल्मों की तारीफ़ भी करते थे, हमारी भी तारीफ़ करते थे। हम उनके सामने बैठे होते थे और उनको ये नहीं पता होता था कि मैं कौन हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बुलाने से और इन चैनल्स के आ जाने से इतना ज़रूर हो गया कि जो पसे पर्दा फ़नकार थे वो भी आवाम के सामने आना शुरू हो गए। तो ये एक ऑक्सीजन होती है एक फ़नकार के लिए कि जब कोई आदमी उसे शनाख्त करता है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी अपनी शनाख्त चाहता है, वो कोई भी हो, बिल्कुल, वो मर्द हो। और सर ये ज़रूरी भी था कि आप जो लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं एक फिल्म के पीछे, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम होती है ना, उनको लाना स्क्रीन पे बड़ा ज़रूरी था। और स्पेशली उन लोगों को लाना जो फिल्म लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, जिनके डायलॉग जब बोले जाते हैं तो वो लोग हीरो बन जाते हैं। इसमें मैं सिर्फ अपने हम पेशा लोगों का नाम नहीं लूँगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद ही इसलिए होगी कि इससे के जो असल मेकर थे वो पसे पर्दा थे, और वो पसे पर्दा को जो इतना उन्होंने वो इग्नोर किया कि वो पसे पर्दा ही चले गए। बिल्कुल सर, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इनके साथ मौजूद है मेरी बड़ी प्यारी गेस्ट हैं जी। अभी उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करी। मैं वेलकम करना चाहूँगी हानिया खान का। हानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने प्रोग्राम में देख के, और बेस्ट ऑफ लक, आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जो लोगों को खूबसूरत पाकिस्तान दिखा रही हैं और बता रही हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और कितना पुरअमन है। इसके अलावा वो लोगों को सेहतमंद रहने के लिए योगा भी सिखाती हैं, बताती हैं कि जितना सफ़र करना ज़रूरी है, उर्दू वाला सफ़र करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है योगा करना भी। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, यास्मीन ताहिर साहिबा। कैसी है मैम आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देख के। सेम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। इसके अलावा मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं। उन्होंने सिंगिंग करना शुरू की तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, और बड़े पसंद किए जाते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान
मेहमान का जी फवाद अली मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी अपने शो में देखे। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फिल्म से। आपने कहा बहुत से लोग थे जो पीछे रह गए, जिनका जिक्र नहीं किया जाता। सर, अरूज के बाद जवाल, जवाल के बाद फिर से अरूज, तो एक गैप आ गया, क्यों आया, क्या वजह थी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसका हर अदारा ही डिस्टर्ब है। तो अब हर अदारा संभल रहा है जी। तो जैसे हर अदारा संभल रहा है तो इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी संभल जाएगी। ये जवाल क्यों आया, इसकी वजह मैंने आपको अपने इंट्रो में बताई थी कि पसे पर्दा फनकार फिल्म बनाता है जी। लोग ये समझते हैं और अवाम भी यही करते हैं। अब जैसे ये हानिया बैठी हैं हमारे साथ, हर कोई चाहेगा, हानिया को हर कोई जानता होगा, आप भी जानती होंगी और भी लोग भी जानते होंगे। लेकिन हानिया के लिए जिसने लिखा है, जिसने हानिया को लोगों तक या लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, वो राइटर है और उसके बाद डायरेक्टर है। वो मेरा एक डायलॉग है कि मजबूत तरीन स्क्रिप्ट जो होता है वो कमज़ोर तरीन डायरेक्टर को भी हिट करवा देता है। वाह। लेकिन मजबूत तरीन डायरेक्टर भी कमज़ोर स्क्रिप्ट को हिट नहीं करवाता। ऐसा ही है। लिहाजा फिल्म बनती है सर स्क्रिप्ट से। जी। फिल्म मेकिंग में वाहिद ये ऐसा शख्स होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, एक खाली कागज़ होता है और एक कलम होता है। बिल्कुल। डायरेक्टर के पास तो सब कुछ होता है, उसके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाता है, म्यूज़िक डायरेक्टर उसको आकर म्यूज़िक सुना देता है, आर्टिस्ट उसको अपनी परफॉर्मेंस दे देता है, वार्डरोब वाले ड्रेसेस कर देते हैं, आर्ट डायरेक्टर सेट लगा देता है, फाइट इंस्ट्रक्टर फाइट करवा देता है, कोरियोग्राफर डांस करवा देता है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके पास सारी चीज़ें बने, उसने सिर्फ सिलेक्शन करनी होती है। ये हानि का ड्रेस, ये नहीं, आप जरा चेंज कर लें, भाई इतनी सी बात है। लेकिन राइटर के पास तो कुछ भी नहीं होता, खाली कागज़ होता है और उसके ऊपर फिर उसने अपने खून से लिखना होता है। तो उस राइटर को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इग्नोर किया, इतने इग्नोर किया गया कि जब फिल्म हिट होती है जी। मुझे याद है कि फिल्म जब बुलंदी हिट हुई तो बड़ा शोर मचा, शान मशहूर हो गया, एकदम स्टार बन गया, रीमा एकदम सुपरस्टार बन गई। और जिसने वो फिल्म बनाई थी जावेद फाजल था, उनका भी नाम आता रहा। मैंने वो सारे इंटरव्यू गौर से पढ़े, लेकिन जिस राइटर ने वो लिखी थी ना फिल्म, उसका नाम मैं बहुत कम देखता था, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि आप देखें हिंदुस्तान में जब सलीम जावेद राइटर बने, उन्होंने जब वो फिल्म, हालांकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ओरिजिनल फिल्म नहीं लिखी, काफ़ी फिल्में लिखी, लेकिन उनको इतना उन्होंने प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि उनको लिखने का एक हौसला भी हुआ। यही ऑक्सीजन होती है। लेकिन पाकिस्तान में जहनों से ज़्यादा हमेशा चेहरों की कीमत रही। इंडस्ट्री उस वक्त अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी जब जहनों की कीमत चेहरों से ज़्यादा होगी। ये तो है मुख्तसर सा जवाब जी। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक खुदरो पौधा है। ये नाजायज़ बच्चा है जिसे आज तक किसी ने ओन नहीं किया, किसी ने ऑन नहीं किया, नहीं ओन किया, ना हुकूमत ने ओन किया, ना सोसाइटी ने ओन किया। आज कुछ ये आप कह सकते हैं कि नई जो इंडस्ट्री जो कराची से फिल्में बन के आ रही हैं, वो फिल्में जैसी भी हैं उनके बारे में मैं तो तबसरा नहीं कर सकता, वो अवाम का फैसला है। लेकिन उनको लोग अब ओन करने लगे, वरना जिस वक्त जो इंडस्ट्री हमारी उरूज पर थी उसमें तो हमें किराए पे मकान भी नहीं मिलता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। तो ये क्यों ज़वाल पजीर होती रही, इसकी सेकंड लाइन नहीं बनी। सेकंड लाइन क्यों नहीं बनी? एक सिर्फ छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि अमानत खान साहब हिंदुस्तान अक्सर जाते थे। तो एक दफ़ा जब हिंदुस्तान से वापस आए तो उनसे अखबार नवीस ने पूछा कि खान साहब आप पैसों के लालच में हर दूसरे महीने हर हफ्ते इंडिया भाग जाते हैं, आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? उन्होंने कहा मेरे भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मैं हिंदुस्तान पैसों के लिए नहीं जाता, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं अवतार होता हूँ, जब मैं इधर आता हूँ तो मैं कंजर होता हूँ। तो ये जो आइडियालॉजी है जी, इस आइडियालॉजी ने और इस सोच ने सेकंड लाइन नहीं बनने दी। मेरे 3 बेटे हैं और मेरे तीनों बेटे पाकिस्तान के जितने हीरोइन सबसे खूबसूरत हैं, लेकिन मैं उनको नहीं लाया इंडस्ट्री में, इसलिए कि मैंने देखा कि जब मकान मुझे किराए पे नहीं मिलता, जब मैं ये बैठता हूँ मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम, अच्छा हम बाहर जाते हैं, जब उनको ये पता चलता है ये नासिर दीबा, आप यकीन करें हमारा इंटरव्यू नहीं होता, हमारा वीज़ा स्टैम्प हो जाता है,
हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मैं अमेरिका गया, उन्होंने कहा, वो वकील मेरा जो मेरी सिस्टर इन लॉ का केस कर रहा था, उसने कहा नाज़ साहब आपने कोई अवार्ड लिया? मैंने कहा जी मैंने पाकिस्तान का हर अवार्ड लिया है, नेशनल अवार्ड भी लिया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया है। कहता है नाज़ साहब आपको विद इन 3 मंथ्स नेशनलिटी अमेरिका की मिल सकती है, आप अप्लाई करें। मैंने कहा मुझे धर्मेंद्र ने भी कहा था कि आप पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ जाएं जी। तो मैंने उसे कहा था कि आपने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं पाकिस्तान में था, मैं उस पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। और मैंने कहा मुझे अमेरिका की शहरियत नहीं चाहिए, मुझे फ़ख्र है मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सेकंड लाइन बनेगी, अब ओन करना शुरू कर रही है इंडस्ट्री को। अब अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी लड़कियाँ आ रही हैं। हमारी तो बदकिस्मती, हम तो रेड लाइट एरिया से लड़कियाँ लाती हैं। हानिया भी कब मिलती थी? तो जब हानिया या इस किस्म की लड़कियाँ या मायरा या ये नहीं मिलेंगी तो आप लोग भी हमें कोई अच्छा नहीं समझेंगे। इनको हमारे साथ बैठे देखेंगे तो आप हम भी रिस्पेक्टेबल लगेंगे। अच्छे घर की लड़की है जी, आई इंडस्ट्री में, तो नासिर दी भी किसी अच्छे घर का होगा। जब मेरे साथ रेड लाइट एरिया की लड़की बैठी होगी, साथ उसकी नायिका माँ बैठी होगी, पीछे एक उसका वो दल्ला खड़ा होगा, तो बीच में मैं बैठा हूँगा, तो आप मेरे बारे में जो सोच सकते हैं मैं तो आपको मना नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये किसी एक की वजह से जवाल पजीर नहीं हुई, काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। अगर बात की जाए हानिया की, तो हानिया क्या एक्टर ही बनना था या बाबा ने कहा था डॉक्टर बनना है? बिल्कुल, मेरी फैमिली सब लोग डॉक्टर हैं, तो इसलिए सब लोग चाह रहे थे कि मैं भी डॉक्टर ही बन। अच्छा, सब चाह रहे थे आप डॉक्टर बने, तो फिर आप क्यों डॉक्टर नहीं बनी? एक्चुअली मुझे इस फील्ड में आने का शौक था, तो इसलिए मैंने कहा मुझे एक्ट्रेस ही बनना। अच्छा ठीक है, तो फिर परमिशन मिल गई घर वालों से? क्योंकि हाँ, पहले तो सबने मना किया, बहुत इशू हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है जब बच्चा एक जिद करे तो माँ बाप फिर उसे पूरी करते, इसलिए। ज़बरदस्त। तो फिर जब इसकी बात को बढ़ाता हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है जी। और इसलिए उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल हो जाएगा। कि हमारे वजूद के दौर तक भी ये होता था कि जब लड़की या कोई लड़का फिल्म देख कर आता तो बाप कान पकड़वा लेता था। हम तो बड़ी हिम्मत से चलते रहा, यकीन कि हमने तो बाकायदा जिहाद किया। और अल्लाह ताला ने मेरे कलम में इतनी ताकत दी थी कि मैं आज तक सर्वाइव कर रहा हूँ। और मेरी फिल्मों के जो लोग डायलॉग भी बोलते थे और हमारे से नफरत भी करते थे, मतलब हमें अच्छा भी नहीं समझते थे, लेकिन अब देखने उन्होंने कहा, मैंने जब कहा कि मुझे इजाज़त तूने दे दी, अब हर दूसरी फैमिली का जो बाप है उसको कोई इतराज़ नहीं है। आप यकीन करें, अगर वो ड्रामे में जाए, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई नहीं एतराज़ है। वरना आप एक दफ़ा मेरे से वो एक एंकर ने पूछा था कि एक जुमले में आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ज़वाल क्यों आया? मैंने कहा जी आप इसे काटेंगे तो नहीं? कहते नहीं। मैंने कहा 47 में पाकिस्तान बना, तो उस वक्त ये 2018 की बात, 2016 की बात है। मैंने कहा आज 2016 है, मेरी फ़्लाइट थी, उसने इसलिए मुझे पूछा एक जुमले में बताएं। मैंने कहा 47 से लेकर 2016 तक छोटे से छोटा अखबार से लेकर बड़े से बड़ा अखबार ले लें और उनमें किसी अखबार में मुझे ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार में ये दिखा दें कि किसी बाप ने ये इश्तिहार दिया हो, मेरा बेटा बेहतरीन आर्टिस्ट है, मेरी बेटी बेहतरीन हीरोइन है, मेरा बेटा बेहतरीन सिंगर है, मेरा बेटा बेहतरीन कोरियोग्राफर है, मेरा बेटा बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर है, इसके लिए रिश्ता चाहिए। रिश्ता जब भी होगा तो ये होगा डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सेकंड लेफ्टिनेंट चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जब हमें आप इतना ही काउंट नहीं करते तो फिर तरक्की कहाँ से हो? नहीं सर, अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। नहीं, अब मैंने बताया ना, अब चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा। अब इसलिए चेंज हो गया। अब देखें कि ये भी अल्लाह ने मुझे आज़ाद दिया। मैंने एक फ़िल्म लिखी थी ये आदत, उसके बाद रेड लाइट एरिया ख़त्म हो गया लाहौर से। जी ज़बरदस्त सर, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप लोगों को पाकिस्तान घुमा फिरा रही हैं, कैसा है पाकिस्तान? नॉट सिर्फ पाकिस्तान, मैं आपको ये बताऊं कि मैं इंटरनेशनली भी बहुत फिरी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पैशन है, 2 पैशन है, टूरिज़म और योगा। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, मुझे दोनों में अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए। ज़बरदस्त। और दुनिया घूमी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ देखा, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, जैसे कहते हैं ना, लाहौर लाहौर है, मैं कहूँगी पाकिस्तान पाकिस्तान है। अभी रिसेंटली मैं सोच रही थी कि नहीं, अब तो सारा कुछ देख लिया पाकिस्तान में जी, KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो मेरा ख्याल है अब फिर कोई प्रोग्राम नेक्स्ट जो है वो बाहर का ही करने। तो अचानक एक मौका मिला TDCP के साथ कैंपिंग गाला का। आप यकीन करें इरम कि इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह हमने देखी, वाह, और इतना खूबसूरत कैंपिंग का एक्सपीरियंस हमें हुआ
कि फिर मुझे पता चला कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है यहाँ पे, ज़बरदस्त। बहुत कुछ है जो हमें खुद भी देखना है और दुनिया के सामने पेश करना कौन कौन सी प्लेसेस थी हमारे साथ भी शेयर कीजिए, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, हम लोग भी जाएं। देखिए जी, ये बेसिकली तो फोकस था वादी सोन और केसर पे, और कवेकी लेक थी, इसमें कैनेटी गार्डन था जहाँ पे हमने कैंपिंग की, और डीप शरीफ पे हम गए, फिर पीएफ बेस जाने का मौका मिला, हमारी एयरफोर्स की बेस है वो, और वी वर वेरी लकी कि उन्होंने हमें बहुत वार्म वेलकम किया और ऐसी ऐसी जगह दिखाई जो पता ही नहीं था। ज़बरदस्त। और इतनी खूबसूरत झीलें हैं, चश्मे हैं, और लोग इतने अच्छे हैं इन इलाकों के कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतना वार्म वेलकम कि अगर हम किसी गांव के अंदर की सड़क पे भी जा रहे हैं तो उन लोगों ने रुक के हमें ग्रीट किया, वेलकम किया। तो मेरा तो ये बहुत खूबसूरत तजर्बा कि मैम पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज हैं आप, ये जी, भी बेसिकली यस, ये एक वजह है। अच्छा मैम, कितने लोग आपके साथ गए, कैसा रहा आपका टूर? जी, ये ऑलमोस्ट 2 कोस्टर्स थे हमारे, अराउंड 50 प्लस थे लोग जी, और इसमें काफ़ी मीडिया के भी लोग थे, बिकॉज हम अब ये बहुत अच्छी बात है कि फोकस किया जा रहा है कि पाकिस्तान को टूरिज़्म के हवाले से दुनिया के सामने किया जाए, पेश किया जाए। और उनमें वीलॉगर्स थे, ब्लॉगर्स थे, मुख्तलिफ चैनल्स के लोग थे, और मैं विद फैमिली उसमें शामिल थी। ज़बरदस्त। तो उसमें मुख्तलिफ फील्ड से लोग थे। तो एंजॉय किया आपने टूर को? इतना एंजॉय किया इरम कि कैंपिंग नाइट में हमें म्यूजिकल नाइट दी गई, बहुत फायरवर्क हुआ, और चेयरमैन टीडीसीपी से लेके उनके टूर गाइड तक सब थे, और क्या खूबसूरत इंतजामात थे। बाहर हम जाते हैं, टूर्स लेते हैं, लेकिन बस आपने पे किया एंड देन यू आर वन ऑफ सो मेनी, कोई आपको पर्सनली अटेंड भी नहीं करता। बिल्कुल। आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक्स्ट्रा अटेंड किया, और इतना अपने आप को आप ऑनरेबल फील करते हैं अपनी कंट्री में। तो मैं तो यही चाहूँगी कि दुनिया के सामने इसको पेश किया जाए। मैं बहुत मुल्कों में गई जहाँ टूरिज़्म उनकी इंडस्ट्री है, और आप यकीन करें कि वी आर मैनी टाइम बेटर देन दोज कंट्रीज। उनके पास इतना कुछ नहीं है आपको दिखाने के, बिल्कुल, जितना रिच हेरिटेज हमारे पास है। बिल्कुल, इसमें और सिर्फ ये है कि दुनिया के पहाड़ सामने है, दरिया है, चश्मे हैं, सब कुछ है। जी, हम अपना ज़र मुबादला ज़ाया करते हैं बाहर जाके, वी पे हेल ऑफ मनी फॉर द टूरिज़म, लेकिन पाकिस्तान में इतने कम इनके वो सारे हैं अखराजात भी आते, और इतनी खूबसूरत जगह हैं। मैं इन 2 महीनों में बहुत जगह पे फिर के आई हूँ। स्कर्दू साइड भी अनएक्सप्लोर्ड, वहाँ देखें कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे। जब मैंने लोगों को बताया, पाकिस्तान के लोग नहीं जानते थे कि यहाँ कोल्ड डेजर्ट है। मैम ऐसे ही इवन कि मैं भी नहीं ये जानती थी जो आप मुझे बता रही हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबशार उधर पे देखी हमने। और मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे पास क्या क्या है, वी आर वेरी रिच। बस बात ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला था, और मैनी थैंक्स टू आवर आर्मी जिन्होंने अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी हर चीज़। और अब तो इतना सेफ़ है कि हमने रात को 2 बजे भी ट्रैवल किया है और हमें कोई डर नहीं लगा। और हमारे बहुत से लोग टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं जो कि बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, इवन रिक्शे पे ट्रैवल किया। पाकिस्तान की लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं, यमुना उनमें से एक है। जी, यमुना वाज अकम्पनिंग अस इन दिस कैंपिंग गाला। अच्छा, जबरदस्त। इतनी यंग एज में मैंने उसे ये कहा कि यमुना आपको डर नहीं लगता? कहती नहीं, मुझे तो बड़ा वार्म वेलकम मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज। और बात यह है कि इसको इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए तो वी कैन अर्न लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फवाद, क्या पढ़ा आपने? तालीम किस हासिल? कोई पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं था। CS में एडमिशन लिया 2014 में इन UCP। फिर आफ्टर 2 इयर्स इन CS मुझे ये समझ आई एक दिन बैठ के कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरा जितना भी इंटरेस्ट था सारा म्यूज़िक में था। अच्छा। मैंने म्यूज़िक थोड़ा सा सीखा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा सीखा। उसके बाद उसको आगे लेके चला तो
पढ़ाई में पीछे जाता जा रहा था और म्यूज़िक में आगे आता जा रहा था। 2 कंपटीशन नेशनल जो अवार्ड्स थे वो विन कर लिए मैंने। ज़बरदस्त। तो फिर मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर म्यूज़िक। घर वालों से बात की, पहले तो नहीं माने, मुझे लगा कि पढ़ाई छूट जाएगी, कि उन्होंने कहा कि हम म्यूज़िक पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करने लगे, हम शोबिज़ पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करने लगे, तुम पास हो जाओ कैसे जैसे मर्ज़ी, बस जो पढ़े वही करो। मैंने हिम्मत नहीं हारी एंड आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई यूनिवर्सिटी। मतलब म्यूज़िक बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं थी मेरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। आफ्टर 14 डेज स्ट्रगल मैं उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो गया और फिर म्यूज़िक बेस्ड स्कॉलरशिप लग गई मेरी। तो फिर घर वाले भी मान गए। इसको कहते हैं पैशन। म्यूजिक के लिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में स्ट्रगल करना शुरू कर दी कि प्लीज़ मुझे ना स्कॉलरशिप दे दें, आप प्लीज़ दे दें। हाँ, स्कॉलरशिप मिल गई। फिर क्योंकि इवेंट जीता हुआ था, गाने लिखने का भी शौक था काफ़ी ज़्यादा, तो 2 गाने लिखे हुए थे, एक रिकॉर्ड करवाया, उसको एक इंडियन कंपनी ने उसको रिलीज़ किया, उसका ऑडियो रिलीज़ किया, पर फिर जब हालात ख़राब हुए तो उन्होंने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। फिर मैंने उसको री रिलीज़ किया पाकिस्तान से, फिर दूसरा गाना किया, 2 गाने रिलीज़ किए, आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वन डे आई विल बी द वन इन द अपर लिस्ट। ज़बरदस्त। एंड बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए गाने आ रहे हैं उनके लिए भी, और जितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की भी दे। आई मीन सर, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ गैप नज़र आ रहा है कराची की फिल्म इंडस्ट्री में, और लाहौर वाली में जो अब नहीं रही, दोबारा वो कर रहे हैं, वो भी कम बैक कर रहे हैं, या नहीं ऐसा कुछ नहीं है टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं है, ऐसा है, ये भी डिफरेंस है, लेकिन वो एक मेरे अंदर बात उभर रही है यास्मीन जी ज़रूर बात सुन के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, और जो बोला उन्होंने सच बोला। उसमें सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ कि मैंने दुनिया के 27 मुल्क घूमे हैं, तो मशरक़ और मग़रिब रशिया के भी मुल्क मिला के, आप यकीन करें, अब अगर हम पहाड़ों की बात करें, पहाड़ भी तकरीबन हर मुल्क में मिल जाते हैं, आबशार भी हर मुल्क में मिल जाती है, झीलें भी हर मुल्क में मिल जाती हैं, ये अलग बात है कोई अच्छी हो या बुरी। जी बिल्कुल। और मैदान भी मिल जाते हैं, रेगिस्तान भी मिल जाते हैं, बुलंद चोटियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो पाकिस्तान के मर्द और औरतें नहीं मिली। ये दुनिया के सबसे हसीन लोग हैं। वाह, ये मैं दावा करता हूँ। ज़बरदस्त। इतना हुस्न न किसी मर्द में देखा मैंने, किसी कौम में, न किसी लड़की में देखा, और इतना हुस्न अखलाक भी किसी में नहीं देखा कि यार जो हमें मारते हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं, जो हमारे साथ लड़ते हैं हम उनके साथ भी अमन के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमें विश नहीं करते हम उनके लिए भी पलके बिछा देते हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। तो टेक्नोलॉजी की वो आप बात करते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंस है। उसकी एक वजह ये है, मैंने जैसे बताया ना, हमारे सेकंड लाइन नहीं बनी जी, तो हमारे 70% डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनपढ़ होते थे, और मुझे बताएं कि अनपढ़ आदमी को तो रेडर कैमरे का नहीं पता होता ना उसको एडिटिंग का, ना उसको ये पता है कि साउंड कितने पॉइंट पे चलती है, या ग्राफिक्स क्या होते हैं, क्रोमा क्या होता है, नहीं पता था उनको। और वही पुराने घिसे पिटे कैमरे से वो चलते रहे, लेकिन अब वो टेक्निकल लोग और वो टेक्निक आ गई है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर नहीं आने दे रहा, अच्छा, वो बहुत कम लोग जानते हैं। और वो मैंने हुकूमत पाकिस्तान से मैं 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये आज तीसरा प्रोग्राम है। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ास तौर से इमरान खान साहब से, कि जहाँ आप सियाहत पे ज़ोर दे रहे हैं ज़र मुबादला की, वहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाए और बुरे लोगों का घूमना फिरना ख़त्म हो जाए, रातों को जो कोनों में छुप कर लोग नशे करते हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आप सिनेमा को प्रमोट करें। ये 9 घंटे 3 शो जो होते हैं ना, इसमें हर बुरा अच्छा लोग इन्वॉल्व रहता है, और आखिरी शो देखने के बाद इतना थक जाता है कि वो जाकर सो जाता है, वो किसी का पर्स नहीं छीनता। ऐसे ही है, क्योंकि जिस वक्त इंडस्ट्री उरूज पर थी, आप हिस्ट्री उठा कर देखें, वहाँ क्राइम स्ट्रीट नहीं था। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त, बहुत कम था, बहुत ही कम। अब तो यहाँ नहीं को अपना पर्स लेकर घर तक पहुँचने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री का अगर रिवाइवल चाहते हैं, आप अच्छी से अच्छी फिल्म बना लें। नहीं सर, आप रिवाइवल नहीं होगा, रिवाइवल नहीं हुआ, मैं ये पूछ रही नहीं, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, होगा भी फिल्म्स बन रही है। उसकी एक वजह बताता हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री उरूज पर रही इतने साल, उसकी वजह ये थी कि जो सिनेमा ओनर था वो प्रोड्यूसर भी था। हर सिनेमा ओनर अपनी फिल्म खुद बनाता था, उसको पता होता था कि ये प्रोड्यूसर कितनी मुश्किल में है और किस तरीके से इसने फिल्म बनाई है, लिहाजा वो फिल्म बनाते थे खुद भी, स्टूडियो ओनर भी बनाते थे। अब कोई सिनेमा ओनर फिल्म नहीं बना रहा,
एक बात। नंबर 2, हमारे सिनेमा ओनर्स क्या करते थे, हफ्ते का किराया लेते थे, 10,000 रुपये लेकर 20,000 रुपये तक हफ्ते का किराया होता था। प्रोड्यूसर फिल्म लगाता था जी, और वो चलती थी। जुमेरात को भी क्लोज होता था, जुमे को उसके जो पैसे होते थे उसके हाथ पे रख देते थे अपना किराया काट के। जी। अब क्या होता है, अब फिल्म बनाते हैं। अब मुझे पता है, मैं लेजेंड ऑफ मौला जट्टू बना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये 40 करोड़ से क्रॉस कर रही है फिल्म, जिसको कितनी दफ़ा रीशूट किया गया, कितनी दफ़ा इसके लिए बेस्ट करने के लिए किया गया। जो मेरा डायरेक्टर है वो बेचारा हर 8वें दिन बीमार होता है, बिलाल लशारी, दिन रात जाग के वो हम देखते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, वो सारे यूनिट में अगर सेहतमंद हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरा काम शुरू में ख़त्म हो गया तो अब मैं सिर्फ एंजॉय करता हूँ कि उन्होंने क्या बनाया, उनको चेक करता हूँ। लेकिन मैं उनकी जब मेहनत देखता हूँ, उसके बाद जब ये फिल्म जाएगी ना सिनेमा पे, तो सिनेमा और कहता है जी 50% मैं लूँगा। 50%। कितना जुल्म की ये बात है। ना उसकी इन्वेस्टमेंट है, ना उसकी सोच इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास सिनेमा है। अब यहाँ भी बात ख़त्म ना करें, 50% देता है, कैश लेता है आपसे 1000 रुपये की टिकट, आपको कभी उधार नहीं देगा। लेकिन जब मालिक प्रोड्यूसर आएगा कि जी मुझे शेयर दे दें आप, तो उसको चेक 3 महीने का 6 महीने बाद का चेक मिलता है। वाई? ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप मुझे बताएं ना, जवानी फिर नहीं आनी ने कितना बिजनेस किया, जवानी 2 ने कितना बिजनेस किया, सुपरहिट दोनों फिल्में। पंजाब नहीं जाऊंगी सुपरहिट, नामालूम अफराद सुपरहिट, शाहिद खां अफरीदी सुपरहिट, ये वो यासिर नवाज़ रंग नंबर बनाई सुपरहिट जी, एक्टन लाभ नहीं सुपरहिट। हमारे दौर में तो एक फिल्म सुपरहिट होती थी 10 फिल्में शुरू हो जाती थी। कराची में फिल्म सुपरहिट होती, फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं आता, नमूदार नहीं होता, वही हमायूं सईद फिल्म बना रहा है जी, वही यासिर नवाज है, वही नबील कुरैशी, ये 3 आदमी जो फिल्म बना रहे हैं। फिल्म बना नहीं सर, रिवाइवल ना होने ये की... रिवाइवल इस पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि ये जो सिनेमा ओनर या जो ताजर जिनको आदत पड़ गई है कि वो नफ़े की अपनी एक हद मुकर्रर कर लेते हैं, ये छोड़ दें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म के लिए 20% होना चाहिए उनका शेयर। ठीक है, 20%। बाहर की फिल्म आए, ठीक है सर, बेशक 50%। ये रिवाइवल ना होने की सिर्फ एक वजूहात है, इसके अलावा और भी हैं? इसके अलावा और कोई नहीं, मैं बता दूं। आप ये अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अवाम कहते हैं जी कि ये ड्रामे को फिल्म बना के गाने लगा के, यानी ड्रामे ही देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें अगर वो इतने है तो 55 करोड़ 60 करोड़ 65 करोड़ फिल्म तो बिजनेस ना करे। बिल्कुल ऐसा ही। लिहाजा ये जो डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं, जिनमें ये 3 आदमी, मैं आपसे नबील कुरैशी हैं, यासिर नवाज हैं और नदीम बेग हैं, ये बहुत ही आला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। लेकिन 50 करोड़ की अगर फिल्म बिजनेस करती है तो प्रोड्यूसर को उसमें से मिलता है 16 करोड़ रुपया, और उसकी फिल्म होती है 18 करोड़ की। वो तीफ एंड ट्रबल की फिल्म जो अली जफर ने बनाई जी, ठीक है, उसको लोगों ने मुबारकबाद दी जी, मुबारक, बहुत अच्छी फिल्म, और वाकई बहुत अच्छी की, बड़ी लोगों ने देखी। 41 करोड़ का कि 38 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस है जी। तो वो मुबारकबाद देने के बाद मुंह बसूर कर बैठ के, तो उन्होंने कहा क्या बात है, खुशी नहीं? कहता यार मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि 38 करोड़ में से उसको 13 करोड़ मिला, तो उसके 15 करोड़ रुपए की अपनी जाती इन्वेस्टमेंट। तो वजह क्या है कि 38 करोड़ में से 19 करोड़ तो सिनेमा ले गया जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और उसके अलावा वो ले गए 10% 15% वो ले गए पब्लिसिटी वाले चैनल जो वो करते हैं। एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खा पीटीवी को मुख्तस करे इमरान खान साहब कि 1 घंटा सिर्फ फिल्मी प्रोग्राम होगा जिसमें नई फिल्में आ रही हैं, उनकी प्रमोशन होगी और फ्री ऑफ कास्ट होगी। और आप एक्टरों को बुलाते हैं ना, आप पब्लिसिटी लेते हैं, बिल्कुल, कभी नदीम को बुलाते हैं, शान को बुलाते हैं, रीमा को बुलाते हैं, उनको देते तो नहीं ना कुछ जी, हमें कुछ देते तो नहीं आप लोग, बिल्कुल। तो आप इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ना जो प्रोग्राम चल रहा है, और ये जरूरी भी है। तो इसके लिए इतना तो कर ले कि हम मेरी फिल्म इंडस्ट्री को हमें कुछ ना दे, फिल्म इंडस्ट्री को तो पे करें, सिर्फ बातें तो ना करें। तो ये नहीं करते, या हर चैनल पर पाबंदी लगाएं कि वो आधा घंटा जो है 24 घंटे में से मुख्तस करें, बजाय इसके कि वो हमें इंडिया के गाने हो गया। जो रिवाइवल अगर नहीं होगा, जो सर कह रहे हैं, उसकी एक वजह सिनेमा मालिकान है, जिनके बारे में सर कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाई जाए, 20% उनका शेयर होना चाहिए। हानिया से बात करेंगे। एसोसिएशन का हमारा चेयरमैन अमजद रशीद जी, उसकी फिल्मों का शेयर 11 करोड़ रुपया आज से 2 साल पहले उसने मुझे बताया था कि सिनेमा वालों के पास है, जो मुझे नहीं मिल रहा। 11 करोड़ रुपया, वो तो सरमायादार है, तो बर्दाश्त कर गया। बिल्कुल। जिस आदमी ने फिल्म उधार लेकर बनाई आपसे, मेरे से, इधर उधर से, वो दोबारा नहीं बनाएगा, और फिल्म भी हिट हो गई है और पैसा उसको नहीं मिल रहा, तो वो फिल्म कैसे बनाएगा? ठीक हो गया, सही। सिर्फ दाद नहीं चाहिए, दाद दे दी कि बहुत अच्छी है, लेकिन पैसे भी चाहिए। हानिया, आपके बाबा ने, आपके घर वालों ने आपको अलाउ कर दिया फिर एक्टिंग के लिए? हाँ जी, बिल्कुल अलाउ कर।
पहले तो बहुत ऐसे नहीं है कि डर के जैसे अभी भी नहीं, एक्चुअली मेरा गला खराब है इसलिए। अच्छा, इसलिए ठीक हो गया। हानिया बताइएगा फिर परमिशन कैसे मिली, रो रो के या नहीं आपने बस कह दिया कि मुझे नहीं, एक्टिंग? जो मेरे पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले तो मैं उनके पास थी, पहले डर लगा कि एक्चुअली आपको पता है इस फील्ड को लोग जहाँ अच्छे समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल। बहुत बुरा समझते हैं। पापा के पास थी, मैंने उन्हें जाके बोला कि मुझे करना ही ये काम है, अगर ये नहीं करना तो कुछ नहीं करना, शादी तो मैंने करनी नहीं है। फिर तो उन्होंने मुझे कहा पहले, नहीं बेटा नहीं, भाई नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेंगी तो सॉरी। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। फिर पापा मेरे पास आए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो कर लो। भाई ने कहा आप इसे अलाउड कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके इंडिपेंडेंट बन जाएगी, इसने आपकी बात नहीं सुनती, आपको पता है कि वहाँ का माहौल क्या है। जी फिर तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा आगे से बोले, पापा ने भाई को कहा कि तुम चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो मेरी तरफ से इसे अलाउड उन्होंने है। ट्रस्ट शो किया आप पे? बिल्कुल। जबरदस्त। उन्होंने कहा मैं आंखें बंद करके अपनी बेटी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो फिर हानिया ने कैसा पाया इस फील्ड को? फर्स्ट में जब आई मुझे ये था कि शायद सिर्फ एक ट्रैक्टर होता है और उसके पास ही कैमरा होता है और सब कुछ। तो फर्स्ट जब मैं आई एल्टीएन फैमिली का अर्शद सर के मैंने प्रोजेक्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई पूरी टीम को कैसे देख के। अप्रोच किया फिल्म के लोगों को, ड्रामे के लोगों को आपने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि आपकी फैमिली में तो कोई भी बिल्कुल, नहीं है ना कोई एक्टिंग नहीं। में। हाँ, तो कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपने लोगों को अप्रोच किया? नहीं, एक्चुअली एक एक्ट्रेस थे आजम सर, एक्टर, अच्छा। अभी उनकी डेथ हो गई, अभी वो नहीं है, तो उनके थ्रू मैंने। ठीक हो गया। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आप? हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप एक्टर हैं जी। और आपको काम कैसे मिलता है, अगर आपने काम लेना हो तो आप कैसे करते हैं और मैंने एक्टर बनना है, मैं कैसे? उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप यूज़ करती हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा आपका FB अकाउंट है? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी फैमिली से आपको अलाउड है? मैंने कहा नहीं, तभी तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ओके आप अपनी मामा से मेरी बात करवाओ। मैंने कहा अच्छा, मैंने मामा से बात करवाई। मामा को उन्होंने बोला कि आप ऐसे बोलें कि स्टडी करें, स्टडी पे फोकस करें। मामा कहती है ये मेरी सुनती नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने फेसबुक का अकाउंट बनाओ। मैंने कहा मुझे आता नहीं है बनाना, कैसे बनाते हैं? फिर उन्होंने मुझे फिर बोला आपने कि ट्रैवल किया इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। बिल्कुल। इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि कैसा रहा जब आप पहली बार सेट पे गए, कितने लोग थे, क्या आपको इल्म था कि जब एक्टिंग करते हैं तो कितने लोग होते हैं, टीम नहीं, कितनी बड़ी बिल्कुल होती है? इल्म नहीं इल्म था, इस बारे में भी हम बात करेंगे। मैम आप बताइए आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है पाकिस्तान में? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम मुझे बता दिया, मैंने जाना है, बड़ी खूबसूरत है, मैं एंजॉय भी करूंगी, तो वो कौन सी प्लेस है? कैलाश। कैलाश बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती, नेचुरल भी, फलों से लदे हुए दरख्त, और जो कल्चर है वहाँ का, जी दैट इज़ अमेजिंग। ज़बरदस्त। मतलब कुदरत की तरफ से हर चीज़ है वहाँ। कुछ भी अगर आप सोचें कि कोई चीज़ कोशिश से बनाई गई है, इस तरह तो वो नहीं है। जो कुदरती खूबसूरत लोग, उनके पहनावे, उनका कल्चर, आप यकीन करो ये कल्चर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पहाड़ मिल जाएंगे, दरिया मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। एक तो मेरे देश की मिट्टी नहीं मिलेगी और दूसरा ये लोग नहीं नजर आएंगे, ये लोग नहीं नजर आएंगे। और मैं चाहूँगी कि टूरिज्म की वजह से उनके कल्चर को ख़राब ना किया जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज उन जगहों पे फील होता है। उस चीज़ को वैसे ही रहने देना चाहिए। अब ठीक है, हाँ जी, आपने होटल्स बनाए, रहने की जगह बनाए, फैसिलिटीज दें, लेकिन नेचर को अनटच रहना चाहिए जो वहाँ की ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोग वही देखने जाते हैं। मैम अगर मैं आपसे पूछूं ट्रैवल करने से ज़िंदगी में क्या चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है ट्रैवल करने से आपकी ज़िंदगी में? देखें, ये तो एक बड़ा पुराना मकूला है कि सफ़र वसीला है ज़फ़र। बिल्कुल। तो वो उसको अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो ट्रैवल करके देखिए। मैं कहूँगी ये एक एडिक्शन है। आप मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 कंट्रीज़ में मैं गई और हर तरह के मतलब कल्चर्स को देखा, अपने मुल्क के देखा जी। ये तो इरम एक नशा है, जिसको लग गया सो लग गया। अच्छा। और मैं ये बात कहती हूँ, आपसे बात में हो रहा था कि बाज़ लोग प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई, हमने मेमोरीज़ बनाई। अरे वाह। और मेमोरीज़ वो हैं जो आपके साथ कब्र तक साथ जाएंगी।
प्रॉपर्टीज तो रह जाएंगी। ज़बरदस्त, और खूबसूरत मेमोरीज तो हमेशा साथ रहती हैं। हमेशा साथ रहती हैं। ज़बरदस्त। आप ट्रैवल करते हैं क्योंकि आप तो सिंगर हैं, आपके तो कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हो, इवेंट्स वगैरह के लिए। वैसे ट्रैवल किया नॉर्दर्न एरियाज वगैरह? नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में ज़्यादा नहीं गया, मुश्कुरी तक गया हूँ। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बट जब कभी गया हूँ बहुत मज़ा आता है। पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकलता नहीं है क्योंकि पढ़ाई भी है, फिर म्यूज़िक भी, और म्यूज़िक बहुत टफ टाइम देता है मुझे। टफ टाइम देता तो है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैम कितना ज़रूरी है ट्रैवल करना, बताएं उन्हें, एक सिंगर को के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए ये एक स्टेज होती है ना जी। अभी वो जिस स्टेज पे है उसके लिए ये सीढ़ियाँ हैं। बिल्कुल। जब वो पढ़ जाएंगे, थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, और फिर क्योंकि बहरहाल ये इसके लिए जेब में पैसे होने भी ज़रूरी हैं, बड़ी tourism ज़रूरी के लिए। है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली, वो तो इसलिए अभी जब वो अर्निंग struggle कर करेंगे, रहे हैं। जी और हमारे साथ टूर पे जब आपने अपने ऊपर खुद पैसा लगाना हो, फिर आप एक तरफ पैसा लगा सकते हैं, आप दो तरफ पैसा नहीं बेटा लगा ये सकते। मज़ा भी आपके अपने पैसे पे ही आता है ऐसे ही ट्रैवल करने का, ट्रैवल करने का। तो ये तो एक ऐसा तजर्बा है कि जब आपको मौका मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल इरम को कोई भी इतना बाज़ौक हो जो ट्रैवलिंग पसंद ना करे। थकावट होना ये वो एक अलग चीज़ है, बल्कि मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं अपने दोनों पैशंस को इकट्ठा करूं और योगा कैंपिंग करूं कहीं। बड़ा ज़रूरी मैम, ये प्लान कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल, कभी जाएं तो मुझे ज़रूर लेके ज़रूर लेके जाइए। आई वुड लव टू। और इसी तरह मैं कह रही हूँ कि अपने यंगस्टर्स को निकाला जाए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इस मीडिया ने उनको जैम करके रख दिया है, वो पूरा दिन भी अपने बेड पे या टेबल पे गुजार सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। हम नहीं कर सकते। हम नहीं आई कर कांट डू सकते। दैट। मैं तो और कुछ नहीं होता तो अपने ज़ाती गार्डन में बाहर जाके बैठ जाती हूँ, बर्ड्स को देखती हूँ। मुझे हर पौधे के हर पत्ते का पता है अपने गार्डन के, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करती हूँ, मैं उसको फील करती हूँ। मेरा फूल खिलने Nature के वाला साथ होता है काफी तो attach मुझे हैं आप। पता होता है कि ये 2 दिन में पूरा फूल बनेगा। अरे तो ज़बरदस्त। ये एक इनर भी होता है आपका। लेकिन जब आप अपने आप को इस तरफ लगाएं तो मेरा नहीं ख्याल, कुदरत आपको अपनी तरफ खींचती है। नेचर इज़ ए मैग्नेट। आप इसके साथ रिश्ता बनाइए, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फवाद आप बताइए, आप अपने गाने खुद लिखते हैं? या जितने भी आपके गाने आए खुद लिखे, 2 या 3 गाने आपके अभी आए? तक जितने गाने हैं सारे खुद ही लिखे हैं। तो क्या ये अल्लाह की तरफ से एक आमद थी या कुछ रियलिटी बेस था, ज़िंदगी में जो चीज़ें गुजरी उनको आपने लिखा? लिखने वाले हमेशा अपने एनवायरनमेंट वगैरह देख के, हाँ, बिल्कुल, सराउंडिंग्स, बिल्कुल। इवेंट्स वगैरह को देख के, मैं उन राइटर्स में से हूँ जो मोस्टली अपने ऊपर लिखने की कोशिश करता है। ऐसे नहीं कि मतलब सेम चीज़ रिपीट करता रहता हूँ, इवेंट बाय इवेंट लिखता हूँ। ठीक है। लाइक इफ समथिंग हैपन, सिचुएशन चेंज हो जाती है तो गाना चेंज हो जाता है। मेरे चीज़ें मोस्टली मेरे से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से मतलब लोगों की लाइफ के ऊपर नहीं लिखता। मोस्टली पे। अपने बारे में लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ज़्यादा कहा जाता है जो रैप स्टार होता है ना, वो अपने बारे में लिखता है जो उसकी ज़िंदगी में होता है। तो अब सिंगर भी अपनी ज़िंदगी पे लिखना शुरू हो गए हैं? जो खुद लिखते हैं और फिर कंपोज़र भी हों, फिर गाते भी हों, वो क्यों किसी के ऊपर लिखने की कोशिश करेगा? मतलब मैं नहीं अभी तक इस तरह किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सका कि सवाए रेशमा जी के। अच्छा, ज़बरदस्त। लाइक शी इज़ द वन, लाइक बेहतरीन जिनकी आवाज़ singer। सुन के, मतलब उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है। जी। इवन इन द लास्ट डेज ऑफ हर एज उनकी आवाज़ इस तरह की थी कि मतलब वो उनको सुन के रोना आ जाता था। उनकी बिल्कुल। आवाज़, मतलब वो जब फॉलेज हो गया था उन्हें, हाँ, in the बिल्कुल, last बिल्कुल, days, बिल्कुल, shake करती मैंने उनकी उस वॉइस के अंदर भी गाना सुना था। लाइक आई वाज लाइक कि मुझे उससे पूरी जब वो सेहतमंद थी वो वाली फील आ रही थी उस टाइम पे भी। जी, तो एक ज़बरदस्त। different चलिए था। फवाद, फिर हम चाहेंगे आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में अपना खूबसूरत सा गाना सुनाएं। ज़रूर। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसी रिहर्सल कर रहे थे तो मैं देख रहा था बड़े गौर से आपको। जी जी। गाना और रक्स, इनका बड़ा चोरी था इनके साथ। जी। ठीक है। ऐसा ही है। पाकिस्तान में और बाहर भी ऐसी अदाकाराएं हैं जो रक्स करती हैं, बेहतरीन रक्स करती हैं, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उस मूवमेंट के साथ मैच नहीं करते, ऐसा ही है। क्योंकि वो अंदर से वो फील उनके नहीं होती। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि रीमा जैसी डांसर से नरगस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसका एक्सप्रेशन और फील उसके चेहरे पर होती है। ऐसा ही है। आप जब गा रहे थे ना तो आप गा रहे थे जैसे हम सिर्फ दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। दुआ पढ़ने में जो और दुआ मांगने में जो फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिंगिंग में आप सामने रखें। आपने गाना नहीं है, आपने फील से गाना है। अरे इंशाल्लाह इस ज़बरदस्त। दफ़ा आप इजाज़त दें तो कोशिश करूँगा कि बिस्मिल्लाह। प्यार नाल ना से
प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तुझे न दिसे ते चुम लेदा है तेरा दर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोने आ रो रो हसदे आ हस हस रोने आ सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोने आ रो रो हसदे आ हस हस रोने आ सुख मिल जांदा है सुख मिल जांदा है पैंदी है जा तेरे ते नजर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है ये बड़ा जरूरी सवाल था। अभी तलाश में हूँ अभी तलाश में है जबरदस्त तलाश हो अभी कहीं नहीं रहती फिर अभी मेरी मौसीकी में रहती है जबरदस्त सर आपने क्या कहा फिर निखर जाएंगे हाँ आप जी फील करके गाना शुरू कर देंगे जी बिल्कुल बड़ी बात की है सर ने फीलिंग ऐसे नहीं आती सर सर बात करते हैं मौला जट की जो आपकी वजह शोहरत बनी उसके अलावा भी तमाम फिल्में बनी लेकिन एक फिल्म जो अभी तक लोगों को याद है उनके डायलॉग चाहे वो कोई छोटे बच्चे हैं या बड़े अभी तक उनके डायलॉग बोले जाते हैं अभी कल जैसे मैंने जिक्र भी किया सियासतदान भी बोलते हैं कभी अभी रात फिरदौसा काशिकवान कह रही थी कि हम अपने हरीफ से बात करते हुए कभी हम कुछ बन जाते हैं कभी मौला जट बन जाते हैं जबरदस्त तो सर वैशी जट के फौरन बाद आपने मौला जट बनाई क्यों आपको लगा वैशी जट के बाद मौला जट बनानी चाहिए और नाम कैसे सिलेक्ट किया आपने मौला जट नहीं जी इससे वैशी जट के फौरन बाद नहीं बनी पहली बात तो ये अच्छा, ठीक वैशी है। जट रिलीज हुई थी 8 अगस्त 1975 उस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म हाँ यही जी थी? ये नहीं दूसरी फिल्म मेरी तूफान थी अच्छा ठीक है फिर आखिरी मैदान आई फिर लाहौरी सर बादशाह आपने आई। लिंक किया था ना वैशी जट को मौला जी, वो जट के लिंक साथ किया वो ऐसा कि ये 79 में सरवर भट्टी साहब मेरे पास एक खाका लेकर आए कि यार जी। मैंने ये फिल्म बनानी है तो उनका कि पहले हज़ीर कादरी साहब के पास गए जिनको मैं पंजाबी के शेक्सपियर मानता हूँ जी तो मैंने कहा यार उन्होंने अगर नहीं लिखी तो मैं कैसे लिख सकता हूँ अच्छा। कहने लगे नहीं वो मेरा उनके साथ मसला पैसों का था ये वो खैर मेरे साथ तय हुआ तो मैंने उनके उस आइडिया को जोड़ दिया मौला जट के साथ अच्छा मौला जट जो था ये वैशी जट में सुल्तान राय का नाम मौला जट ही था ठीक है लेकिन उसका नाम मैंने वैशी जट रखा मौला जट नहीं रखा ठीक है तो चूँकि अब वैशी जट के बाद फिर जट इन लंदन भी बनी बिल्कुल तो जट इन लंदन के बाद फिर सोचा इसका क्या नाम रखा है तो मैंने उसका नाम मौला जट रख दिया मौला जट तो इस तरीके से वो फिल्म बनी अच्छा ये सब्जेक्ट एक ऐसा था अब अगर वैशी जट आपने देखी हो तो वैशी जट के मकालमे जो थे वो भी बेपनाह खूबसूरत थे लेकिन वो होता ये है ना कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो उसको आप रोक नहीं सकते और यही से पता चलता है कि अल्लाह है बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉलर जो है सरफराज नवाज़ इमरान खान से भी अच्छे बॉलर थे
और वसीम अकरम से भी अच्छे बॉलर थे, ऐसा ही है। क्योंकि ये दोनों उनके शागिर्द थे। ऐसा ही। लेकिन जो शोहरत इमरान खान को मिली वो वसीम अकरम को भी ना मिल सकी। हैवी बॉक्सिंग में बेशुमार लोग आए, जो मोहम्मद अली क्ले को मोहम्मद मिली अली वो को मिल किसी और सकी। को नहीं मिल सकी। जबरदस्त, ऐसा ही है। तो इसी तरह इस फिल्म को जो शोहरत मिली वो अपनी मिसाल आप है। ये पहली ओरिजिनल क्रिएटेड फिल्म है जो क्लासिक में चली गई बिल्कुल। आज। और हालांकि जब मैं गया धर्मेंद्र के पास कहानी लिखने तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया शम्मी कपूर से कि जी ये हैं दादा नासिर अदीब साहब जिन्होंने मौला जट लिखी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के काफ़ी देर देखा और कहने लगे इनका धर्म जी ये तारुफ नहीं है कि इन्होंने मौला जट लिखी। ये वो राइटर है जिसने फिल्म मेला लिखी। वाह, टाइम मिले तो कभी मेला देखिए। जरूर। तो बात यह है कि फिल्में तो बेशुमार लिखी और बेपनाह अच्छी लिखी। ये आदम वो फिल्म थी जिस पे नेशनल अवार्ड भी मिला और हीरा मंडी ख़त्म हो गई हमारी उस फिल्म को देखने के बाद। तो काले चोर जैसी फिल्म लिखी जिसके बाद पहले आपको पता है 2 बजे के बाद आपको रिलीफ नहीं मिलता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काले चोर में मेरा एक जुमला था कि जुर्म इस मुल्क अभी 24 घंटे थे, इंसाफ सिर्फ 8 घंटे। उसके बाद फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा। अब आप रात के 2 बजे भी जाकर रिलीफ ले सकते हैं, वरना लोग हफ्ते अच्छा सर, तब फिल्म एक मैसेज कन्वे करती थी जी। और फिर अमल किया जाता था उस अमल किया मैसेज पे। जाता था और बिल्कुल, लोग सोचते भी थे। लोग सोचते भी थे। तो बात यह कि वो उसमें फिर ये शोहरत की जो वजह बनी, ये इसकी वजह ये थी कि वैशी जट की जो कहानी थी ये बेसिकली मेरी फैमिली की कहानी थी। आपकी फैमिली की कहानी थी। अब मैं एक बिल्कुल अनपढ़ फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे 4 भाई भी अनपढ़ थे, बहनें अनपढ़, बाप अनपढ़, माँ अनपढ़, चाचे ताए सारे अनपढ़। तो हम जांगरी लोग कहलाते थे। तो मेरे वालिद साहब तक ये असूल रहा हमारे कबीले में, हम गोंदल हैं कौम से, कि आप गांव में बता कर कि मैं फ़लाँ गांव में डाका मारने आऊँगा, बता के उनको पहले इतला करके आप डाका मारेगा और वो कामयाब होगा, फिर पगड़ी सर पे बांध सकता था, वरना नहीं। अच्छा। उस कौम से मेरा ताल्लुक़ है। तो वो दुश्मनदारी, ये तारीखें भुगतना, जी। ये सब मेरी देखी हुई हैं। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में न चिड़ी मारी, न किसी को गाली दी, न लड़ाई लड़ी। लेकिन जो मेरे भाई या भाई तो उन्होंने, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला मंजर मुझे याद है, मैंने देखा कि एक आदमी हमारे फैमिली का वो था, दोस्त था, उस पर हमला किया सियालों ने। तो वो हमारे मुखालफ कौम थी, तो वो भाग कर हमारी हवेली में आया कि भाई पनाह लेने। तो मेरे भाई घर पे नहीं थे, उन्होंने उसको मारना शुरू किया। तो मेरी 2 बहनें थी, उन्होंने ऊपर से ईंटें बरसाईं। अच्छा। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से, उस वक्त मैं 2 साल का था, दूध भी पीता था माँ का। तो जिस आदमी ने ये देखा तो उसके लिए ये जो है ना सिलसिले, ये मेरा एक जिसे कहते हैं ना पैशन अंदर जी। एक। तो वो वैशी जट भी मेरी फिल्म ऐसी, तो वो पहली फिल्म थी, उसने पूरी ट्रेड को उल्टा के रख दिया। जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म होती थी वहाँ से मैंने शुरू की थी वैशी जट। जबरदस्त। उसको फिर जब मौला जट के साथ जोड़ा ना, तो वो दुश्मनदारी के जो डायलॉग थे ना, ये चूँकि मैंने अपनी फैमिली की औरतों से भी सुने हुए थे, वो भी जी। दुश्मनों को बात करती थी तो बड़े। अच्छा। हाँ जी। जबरदस्त। तो जो आपस में बोलते थे, मुझे याद है एक तारीख पर हम गए, एक तरफ हम बैठे हुए थे, मेरे 4 भाई भी हथकड़ियाँ लगी हुई, मेरा बाप भी और मैं भी बैठे हुआ, मैं वैसे ही बच्चा सा था। तो उधर दुश्मन भी बैठे हुए थे, तो उनकी औरतें खाना लेकर आईं। तो मेरे भाई के एक जुमला वो मैंने वैशी जट में एज इट इज़ यूज़ किया अच्छा। था। तो वो बहन थी उसकी, तो कहता है इन्हों कुछ देसी घ्यो खुआया कर, अच्छा। कल मैं दी तौण लावां ते कुछ लहू ते वगे। ओए, ये डायलॉग था, ये वैशी जट में एज इट इज़ डायलॉग। आपको याद रहा वो हाँ जी, डायलॉग? याद रहा। तो वो फिर मौला जट के जब नूरी नात और मौला जट के मकालमे लिखे, तो वो फिर ऐसी सोच अल्लाह ने दी, उसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं, उसने जो अता किया मैंने लिख दिया। क्योंकि एक उसमें सीन था, जबरदस्त। उसमें एक सीन था वो गढ़ वाला, बड़ा मशहूर सीन है, आपने शायद देखा है कि नहीं। तो उसमें मैंने मुस्तफा कुरैशी के एक डायलॉग लिख दिया, वो सर खुजाते हुए कहता है गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई। बस देखो। अब वो मैं सारा दिन बैठा था, तो उसका अगले जवाब नहीं आया। वो मेरा असिस्टेंट जो था, मेरा असिस्टेंट फेयर करता था। जी। तो एक दिन गुजर गया, जब दूसरे दिन मैं खाली हाथ जाने लगा तो कहता है उस्ताद जी एक रिक्वेस्ट करूँ मैं? क्या? कहता है ये जो आपने लिखा है ना गजदे बड़े ने वस्ता कोई, ये मुहावरा है। अच्छा। और मुहावरा सदियों का निचोड़ होता है, उसका तोड़ नहीं होता। ठीक है। तो आप ये डायलॉग बदल दें तो ताकि आगे काम चले, और उसके मुताबिक सीन आप इसके जवाब में फंसे हुए। मैंने कहा यार साजिद, उसका नाम साजिद है, मैंने कहा साजिद बात ये है, ये जुमला भी मैंने अपने पास से नहीं लिखा,
जब मैं बैठा हुआ था मुझे अता हुआ, मैंने लिख दिया। तो जिसने ये दिया उसका जवाब भी देगा। कहते जिसका जवाब तो नहीं मिलता, आप क्या मर्जी है। मैंने कहा ठीक है, चले गए। तीसरे दिन फिर आए तो मेरे एक असिस्टेंट था, मैंने उसे कहा, दूसरा असिस्टेंट उसका शायद नाम था, मैंने कहा मेरे सामने टहलना शुरू कर दे और यही डायलॉग बोलना तू, गजदे बड़े ने परवस्ता को। अब वो टहलता रहा, बोलता रहा। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को। नाजरीन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। सर आप बात कर रहे थे मौला जट की, उनके डायलॉग्स की, कि क्यों आप जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में देखी, बचपन में देखी, वही आपने लिख दी। सर बताइएगा फिर क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा, वो ये हुआ कि 2 दिन गुजर गए, उसका गजदे बड़े ने परवस्ता को नहीं, जब जवाब नहीं आया तो तीसरे दिन जब बैठे तो वो मेरे असिस्टेंट के इसलिए फिक्र था कि प्रोड्यूसर सोचेगा प्रोग्रेस नहीं हो रही जी। तो वो मैंने अपने असिस्टेंट दूसरे से कहा कि तुम यहाँ टहलना शुरू कर दो और एक ही डायलॉग तुमने बोलना है कि गजदे बड़े ने परवस्ता कोई नहीं। उसने सिगरेट लगा लिया, वो टहलना शुरू हो गया, 1 चक्कर 2 चक्कर। जब तीसरे चक्कर में मेरे पास से गुजरने लगा ना कि गजदे बड़े ने परवस्ता कोई नहीं, तो एकदम मैं उठा। अच्छा। मैं कहा बस पे आते नक नक डूब जाएगा। अरे वो जवाब आया और इसी तरह पूरे हाउस में फिर क्लैप आई। तो कहने का मकसद ये है कि जी उस फिल्म के डायलॉग लिखते हुए मैंने एक सीन को 3-3 दिन में भी लिखा है। अब तख्लीक कार को जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। अच्छा काम नहीं कर सकता। सरवर भट्टी प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, हालांकि मेरे उसके साथ हज़ारों इख्तलाफात हैं, लेकिन उसमें ये खूबी थी कि वो जब मुझे लेता था ना तो मुझे पिक करता था जी। तो उसके बाद उसने सीधा पीसी आ जाना। अच्छा। मैं क्या यहाँ क्यों जा रहे हैं? वो छोड़े नासिर साहब, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। मैं ये इसलिए करता हूँ कि जो पीछे आपके जहन में ना वो निकल जाए और मेरी फिल्म में आप इन हो जाए। फिर उसने मेरे से ये कभी नहीं पूछा था कि कितने डायलॉग हुए, कितने सीन हुए, कभी नहीं। ज़बरदस्त। तो ये कोई मजदूरी तो है नहीं ना। ये मजदूर के बारे में तो राज को आपका अंदाज़ा है कि 8 घंटे में या 5 स्वीट लगाएगा या 4 स्वीट लगाएगा, लेकिन राइटर तो बैठा है। तो अब वो शायर भी हैं, उनका जो गीत सुना है, बाद दफ़ा है कि मिसरा 1 सेकंड में आ जाता है, बाद दफ़ा सारा दिन गुजर जाता है, दूसरी लाइन नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हानिया से बात करेंगे। हानिया, आप इस्लामाबाद से लाहौर आ गई फर्स्ट टाइम एक्टिंग के लिए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा फील हुआ सेट पे आकर? पहले जब मैं आई फर्स्ट टाइम तो सबको देख के बहुत नर्वस हो गई कि ये क्या। मैंने तो सोचा था सिर्फ एक डायरेक्टर होता है, तो यहाँ पे तो पूरी टीम है, राइटर, प्रोड्यूसर और लाइटिंग। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए। हाँ, आप मुझे टिकट करवा दें, मैं जल्दी से मत हार गई आप। हाँ। तो सर ने कहा अच्छा बेटा आप फिर अपनी मम्मा को लेकर वहाँ से यहाँ क्यों आई जी? आए किस लिए यहाँ पे? इसलिए आई है ना काम के लिए। आपने इतनी जिद की, मुझे सब पता है आपने क्या क्या किया, तो भी आप बस इतनी जल्दी आप गिव अप कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझसे होगा नहीं। उन्होंने मुझे बोला कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंस रख के आपको करना है और आपको नेचुरल करना है कि जैसे आप नेचुरल करना है, एक्टिंग नहीं करनी आपने, आपको नेचुरल रह के करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ तो अरशद सर की वजह से, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके बाद जावेद भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। हानिया, बेस्ट ऑफ लक, जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैम आपसे बात करेंगी, आपने बड़ी खूबसूरत प्लेसेस का जिक्र किया, आपने कहा कि बड़ा पुरस्कून है, बड़ा इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी में मुख्तलिफ चेंजिंग आती है, पॉजिटिव चेंज आता है। अगर बात की जाए जब ट्रैवल कर रही होती मुश्किलात भी होती होंगी कुछ ना कुछ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगी या आप कहना चाहेंगी कि हाँ ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुश्किल ज़रूर। सवाल शुरू से मेरे जहन में है ज़रूर। और मैं जब नया इंडस्ट्री में आया ना तो एक नाम सुना करता था एक आर्टिस्ट का, उसका नाम था यास्मीन ताहिर जी। क्या आप वही हैं या वो कोई और है? नहीं जी। लेकिन इनकी वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग मेरा नाम सुन के। वो तो नईम ताहिर साहब की मिसेज हैं। हाँ और मैं ताहिर इकबाल साहब की मिसेज हूँ। सही हो अच्छा, ये ताहिर ने फटा डाला हुआ बेसिकली दोनों के साथ कोइंसिडेंट है जी। मुश्किलात तो बहुत आ जाती हैं। जैसे अभी हम स्कर्दू के लिए गए थे तो रोड बन रहा है,
तो वी डिडंट नो कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे शुरू हो चुका है, ब्लास्टिंग थी और सब कुछ। वो रास्ता है केके से जब आप कराक्रम रोड से टूवर्ड्स करदू जाते हैं तो 177 किलोमीटर, एंड यू नो हमें वो ट्रेवल करने में 24 आवर्स लगे। अरे रात 12 बजे से शुरू, अगले दिन रात 12 बजे, क्योंकि ब्लास्ट हो जाता था, मशीनें रोड क्लियर करती थी और वो बड़े बैरन एरिया है वो सारा। बिल्कुल। तो उसमें कोई एक स्पॉट आता है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, एंड वी वर ऑल लेडीज़। मेरा पाकिस्तान वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, बिल्कुल। तो मैं उनका ग्रुप लेके गई हुई थी। तो वो हो जाती हैं, मुश्किलात हो जाती हैं, सम टाइम ऐसा होता है हम कहीं मैम गए होते आपने हैं। जैसे जिक्र किया कि काफी लेट भी हो गया, तो कोई ऐसे मसाइल तो नहीं होते नहीं वहाँ आए, पे? बिकॉज FWO काम कर रहे थे अच्छा, और जबरदस्त। आर्मी साथ थी। बल्कि हमारे एक दो जगह हमें काफ़ी लगा डर कि बहुत रात हो गई सब कुछ, बट उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैम ये तो और- कुदरती आफात की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे आफात तो नहीं थी, वो रोड बनाए अच्छा जा रोड रहे बना रहे थे, अच्छा जी। ठीक हो गया। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं, सिक्योरिटी के वैसे लिहाज जो से मैं आपको? नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। यही जी। बात मैं आपको कह रही हूँ कि सरप्राइजिंगली आप अगर उधर मेरे ख्याल तस्वुर भी नहीं कर सकती जी कि खाली पहाड़, सब्जा नहीं है, और वो उसमें बहुत सारी डस्ट भी है उस एरिया में। और जब ब्लास्ट होता है तो ज़ीरो विजिबिलिटी पे आ जाते हैं, और एक नैरो पाथ, नीचे दरिया है और ऊपर आप छोटे व्हीकल में नहीं, कोस्टर में है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन रात में भी कोई ऐसा नहीं आया। मेरा ख्याल है अपने मुल्क की भी ये एक पॉजिटिविटी है बिल्कुल। कि अपनी जगह अपनी ही होती है, अपने बिल्कुल घर ऐसे में ही। डर नहीं लगता। यही कहीं और होते तो शायद बहुत लगता। तो बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एक तो अगर हमने बाहर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, पब्लिक बाथरूम्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो कि बहुत फुकदान है। दूसरी बात ये कि पूरे उस एरिया में सिग्नल मैम कहा जा रहा है कि बनाना शुरू कर दिए हैं कुछ कुछ प्लेसेस जी, में। ऑफ कोर्स, बट अभी ज़रूरत है, अभी ज़्यादा और ज़रूरत है। सिग्नल्स नहीं थे। जी। वी वर टोटली कट ऑफ। और उसी दौरान वो जल्जला आया जो लास्ट मंथ आया था, सो पीछे जो लोग थी, फैमिलीज थी, दे वर परेशान वेरी थे, मच बिल्कुल। कंसर्न कि क्या, और हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत परेशानी हुई। सो इस तरह की अभी चीज़ें हैं और होपफुली हो जाएंगी, बिकॉज पे काम हो रहे हैं। वो चौड़े में चाहिए जी भाई, वो हो रहे जी, हैं, वो हो रहे हैं, उन पे बहुत काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है आइंदा 2 सालों के अंदर तो मरी वाली हमें वो रोड मिलेगी वहाँ मैं पे। एक दफ़ा झील सैफल मरूक गया था बच्चों को लेके, तो वही आप वाली बात कि इधर खाई है, जी जी तो उधर उसने एक यूं टर्न थी जी और उसने जीप यूं की और फिर वो पीछे गई जीप, वो जी जी स्किट कर आप जाती है। यकीन करें आधा महीना मर गया। उसके बाद चलो तौबा सर, कर आप आधे ली। तो उसके आगे। बाद मेरे बच्चे मेरे इतनी मिन्नतें करते हैं, मैं पहाड़ों में नहीं गया। जी, मेरी फैमिली भी मुझे काफ़ी इस मसले में कहती है कि आपको क्या मसला होता है, आप इतने ख़तरनाक जगह, जैसे अताबाद झील हमने बोट्स पे की और हमारी कोस्टर्स भी बोट पे गई, तो वो एक ज़िंदगी का एक तजर्बा था। फिर तो वो खुल गई टनल जो बनी है सिल्क रोड पे। लेकिन सर जब ट्रैवलिंग में हो तो ये तजर्बे बड़ा मज़ा देते हैं। बस देखिए ये सर, ये मैम ऐसे भी कलाम से बहरीन से कलाम वाला रोड भी बन चुका है अब, अगर आपने दोबारा जी, visit वो किया हो। एक्चुअली बन तो जाता है जी। लेकिन फिर यही होता है कि लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, कभी कुछ होता है, तो वो बस ये कि मेंटेनेंस चाहिए, ज़रूरी मेंटेनेंस है। साथ साथ चाहिए, और नए रास्ते बनने और भी चाहिए, क्योंकि बाज़ जगह इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन सारे तो टूरिस्ट पैदल नहीं उन जगहों तक जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ खाने पीने का मसला आ जाता है, ठीक है। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह काम हो रहा है जब ग्रेजुअली इतना एंजॉय करें थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना लेना चाहिए, वो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। हाँ बिल्कुल। और फवाद से अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया रेशमा जी का कि आपको बड़ी पसंद है, आप उन्हें सुनते हैं, इसके अलावा कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्हें फवाद सुनता है और उनके पसंदीदा है? एक्चुअली मैंने जितने कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, अच्छा। जितने कमर्शियली सुने जा रहे हैं आर्टिस्ट, उन सबको सुनना पसंद करता हूँ। ठीक फॉर हो द गया। रीज़न उनको सुने जाने की एक ख़ास वजह है। ठीक है। वो गा रहे हैं जो पब्लिक सुनना चाह रही ठीक है, ना कि वो दो चीज़ें हैं। उन्हें हमारे यहाँ बहुत अच्छे सिंगर्स रहे हैं पीछे। जब मैं छोटा था तो इब्रारुल हक, जवाद अहमद, हारून, फ़ाखिर, बहुत से सिंगर्स ऐसे थे, मतलब उस टाइम की जेल होती थी वो सारी। बिल्कुल। विद द टाइम वो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मॉडर्नाइज नहीं किया अपने आप को, वो पीछे जाते गए। मतलब अगर वो एक जॉनरा से, एक गाने से वो हिट हुए ना, वो एक स्पेसिफिक जॉनरा था। जी। उन्हें वक्त के साथ साथ म्यूजिक जो है वो भी रेवोल्यूशनाइज हुआ है, चीज़ें बदली हैं। जिन्होंने अपने आप को बदला है उनको आज तक लोग सुन रहे हैं।
लाइक इफ आई रिमेंबर 2013 से लेके 2019 ये चल रहा है अभी तक एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह वाले हो गए, स्ट्रिंग्स, कॉल बैंड, आतिफ, अली जफर, आसिम अजहर अभी नए वोकल है, और बिल्कुल एक न्यू जॉनर है बिल्कुल। और लाइक उन्होंने वो देखा है जो इंटरनेशनली सुना जा रहा है, क्योंकि जब आप अपने आप को आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो फिर आपको आ जाके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, आप जो आप चाहते हो बन जाओ, वो करने के लिए आपको उससे भी बड़ा सोचना पड़ता है ताकि आप एटलीस्ट वहां तक पहुंच सको। अगर आप वही सोच रहे हो तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। दिस इज व्हाट आई रियली बिलीव। अच्छा, सर जी जी जरूर इनसे बात करना चाह रही बेटा, आप सिंगर अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं एक बात कर रहा था जब ब्रेक थी आपके साथ कि 2004 में हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई जी, उसके बाद 16 साल हम खामोश हैं और सिंगर मौजूद है। सिवाय 2 या 3 गानों के 16 सालों में कोई गाना स्ट्रीट सॉन्ग नहीं बना। हमारी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर गाने बनाते थे, जैसे भी बनाते थे, तो हर फिल्म में कोई ना कोई गाना ऐसा होता था जो बाहर बजता था और गलियों में बजता था, और आज भी बजता है। क्या वजह है कि 16 साल में 2 या 3 से ज़्यादा हिट गाने नहीं दे सके? मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो पीयर लेवल है ना, हमारा पीयर लेवल, उसके अंदर एक चीज़ की कमी रखी गई, वो ये थी कि हमारे अंदर से हमसे हमारी ज़ुबान छीन ली गई और हमारी सकाफत छीन ली गई। किसी से भी आप उसकी ज़ुबान, उसकी सकाफत, उसकी कम्युनिटी छीन लेंगे। मैं एक कम्युनिटी के अंदर रहता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली एक सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अंदर कुछ हैपनिंग्स हैं जो हो रही हैं, मैं वो सुनना पसंद करूंगा जो मेरे सराउंडिंग में है, जो मेरे लेवल के पीयर लेवल, मेरे पीयर लेवल के ऊपर जो लोग हैं, जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ जो हैपनिंग हो रही है, ना कि वही सुनता रहूं जो मैंने कभी देखा ही नहीं। लाइक मैं एक नॉर्मल घराने का, मेरे म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्लासिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे। और हमारे यहाँ पर, क्योंकि जैसे आप इंडिया जाते हैं या किसी दूसरे कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने इसके लिए एक अगर पॉलिटिकली देखें तो उन्होंने इसका एक अलग बजट रखा हुआ है इंडस्ट्री वगैरह का, और वो इंडिया में वो अपने मजहब को कंसीडर करते हैं, वो उसी तरह से इज्जत भी देते हैं। हमारे इस चीज़ को थोड़ा सा कमतर समझा जाता है। तो जो क्लासिकल चीज़, जो मतलब एक चीज़ है, वो हर कोई नहीं सुनता, सुनते हैं बाज़ोग लोग सुनते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है। मेरे साथ मेरे घर पे कोई बंदा सारे से मैं नहीं कहता कि मुझे क्लासिकल बुरी लगती है, और मैं कहता हूँ गाना सीखने के लिए, गाने के लिए क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। बट बात यह है कि जो मेरी कम्युनिटी के लेवल लोग हैं, आप लोग तो अब सुने ही खान साहब को सुन के आप लोगों ने अपना जो आप सारा एरिया, उस सारे को आप लोगों ने कवर किया है। हम लोग जो हमारे टाइम पे सारे इस क्लासिकल बात करने वाले लोग नहीं थे, पर तो इस वजह से जो लोग हमारे लेवल का गाना गा रहे थे ना, जो हमारे टाइम का गाना गा रहे थे, हमें वही लोग अट्रैक्ट कर रहे थे ज़्यादा। और जो दूसरे थे जो उनसे ज़्यादा अच्छे थे, एक्चुअली ज़्यादा पॉलिश थे, उन्होंने वही चीज़ कंटिन्यू रखी जो हम सुन ही नहीं रहे थे, तो इसलिए उनका रुझान पीछे से पीछे जाता गया, और हम लोगों का टेस्ट एक डिफरेंट टेस्ट डेवलप हो गया जो एक्चुअली हमारा टेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अपनी जो सकाफत है और अपनी ज़ुबान है ना, उसको छोड़ के हम लोग सारे इंटरनेशनलाइज। यही आपकी बात का हासिल है, गज़ल शेर या बात यही है कि सिंगर जो है अपनी सकाफत से दूर हो गया, अपने कल्चर से दूर हो गया। आप इंडिया में देखें, गुरदास मान एक सिंगर है, बिल्कुल, मैंने उसको कनाडा में भी सुना, मैंने उसको अमेरिका में भी सुना, मैंने उसको लंदन में सुना, उसको यहाँ अमृतसर के स्टेज पे सुना। वो पंजाबी ज़ुबान और अपना कल्चर नहीं छोड़ा। सर हमारी बदकिस्मती ये है कि इतना हिट है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हमारी सब सुनते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे बोलते हैं। अब जितने सिंगर बने, मैंने कोई देखा नहीं कि पंजाबी फिल्म में उसने पंजाबी ज़ुबान में किसी ने गाना गाया। एक ने गाया सी, आज तक बज रहा है ने जीटी रोड ते ब्रेकां लगी ने हमारी किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। मेरा मकसद ये है, आप अपनी मिट्टी की बात करें, अपने कल्चर की बात करें। होता ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को फैलाना शुरू करते हैं। कोई इंटरनेशनल चीज़ नहीं होती, असल चीज़ नेशनल होती है। अपनी नेशनल आपके उभर के लोगों के सामने जाए, वही इंटरनेशनल बन जाए। जैसे आप बता रहे थे ना सिनेमा का, कि एक स्पेसिफिक जो आप लोगों को सिनेमा वालों को पे करना पड़ जाता है, एक स्पेसिफिक बजट आप उनको पे करना पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी ये देख लें कि मेरा जैसा बंदा जो अपने म्यूज़िक के ऊपर खुद पैसा लगा रहा है, खुद वीडियो बना रहा है, जब वो ये सब कुछ करने के बाद जब अपनी वीडियो रिलीज़ करता है ना, वीडियो रिलीज़ करने के बाद वो एक पैसा लगा रहा है और एक चीज़ भी अच्छी इसकी तारीफ़ की जा रही है, बट इन द एंड उनको पता क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कि इंटरनेशनल टाइप चीज़ बनाओ, डिंचिक दिमाग लो, पंगड़ा हो हर कोई। आई एम अ सैड रोमांटिक सिंगर, मेरा एक स्पेसिफिक जॉनर है, मैं मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एक पैसा लगा रहा हूँ। अब मैं वो सब कुछ करने के बावजूद मुझे एक पार्टी सॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि मुझे कॉन्सर्ट मिले। ये पेड लोग हैं जो हमारे कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त हमारे चैनल पे जो चंद चैनल छोड़कर आप यकीन करें
कि ये पेड प्रोग्राम है और इम्पोर्टेड प्रोग्राम है, इम्पोर्टेड आइडियाज़ हैं। हमारी कौम को अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से और अपने मज़हब से दूर किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये हमारी बात किस्मत इन्होंने की बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो पसंद नहीं किया जाएगा क्लासिकल को, या तो हमें कहीं ना कहीं आके दोबारा रैप और इसी म्यूजिक की हमें तरफ लोगों वापस से आना जल पड़ेगा। होना पड़ता है। एग्जैक्टली। सर, मोला जट जब लिखी जा रही थी तो आपके ही एक कुलीग ने आके आपसे कहा कि स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन डायलॉग इतने अच्छे नहीं। कुलीग ने नहीं कहा था, ये डायरेक्टर थे यूनुस जी मलिक बिल्कुल। साहब। तो क्या कहेंगे आप? उन्होंने स्क्रिप्ट लेके पढ़ने के लिए, तो अगले दिन मैं बड़ा आया अपने शेव शूव करके तैयार होकर, आज मेरी तारीफ़ होगी। आपको पता फनकार तारीफ़ का मोहताज होता है बेचारा। बिल्कुल। तो उन्होंने यूँ स्क्रिप्ट फेंका, सरवर भट्टी साहब भी बैठे होते। उन्होंने कहा जी नासिर लतीफ़ साहब ने कहानी बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी लिखी है। डायलॉग कुछ नहीं। मेरी तो जान ही निकली, मेरी तो हिम्मत ही ख़त्म हो गई, मेरा चेहरा उतर गया। मैंने अपना सरवर भट्टी से कहा, मैं कहा जी गल है वे जिस कहानी की इन्होंने तारीफ़ की थी फिल्म दी मौला जट की कहानी तो सिर तो कहानी ही कोई नहीं। और मैं कहा भट्टी साहब ये नैगेटिव कहानी, मौला जट नैगेटिव किरदार है। ठीक है। तो मैं क्या इनू मेरे डायलॉग ने पॉजिटिव किया है, तो जे तुम ये डायलॉग नहीं रखनी तो किसी और को लिखा लो। क्योंकि मौला जट की कहानी क्या थी कि उसने एक लड़की को बचाया, उसकी इज्जत बचाई, और जो आदमी उसके पीछे आया उसे उसने कहा कि चंद दी चौधरी मैं इस मुंडे की बरात लैके आवांगा, तू इनू अपनी भैन भी देवेगा और रिश्ता भी देवेगा। बिल्कुल। और सारी फिल्म में वो यही जिद करता रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। और एंड पे उसने बारात चढ़ा दी, उसी अपने लड़का जो उसका मुद्दा था उसकी बारात चढ़ा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी मज़हब, किसी फ़िरके, किसी एथिकल कोड को ले लें कि अगर एक लड़की राज़ी ना हो तो उसकी ज़बरदस्ती आप बारात चढ़ा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और चढ़ाएंगे तो सारी दुनिया लानत डालेगी आपको। बिल्कुल। ये मेरे डायलॉग थे जिन्होंने मौला जट को पॉजिटिव कर दिया था। पॉजिटिव कर दिया। तो मैंने कहा कहानी तो उसकी है ही कुछ नहीं है, इसके तो असल हुसन डायलॉग है। वो ये क्रेडिट भी मैं सरवर भट्टी को देता हूँ कि उसने दूसरे दिन आगे यूनुस मलिक साहब से कहा कि मलिक साहब ये डायलॉग मिट्टी हैं आपकी नज़र में, मेरी नज़र में ये सोना है। सोना है। मुझे मंजूर है आप इनको एज इट इज स्क्रीन पर चढ़ा दें। और उसने फिर बहुत अच्छा चढ़ाया। ज़बरदस्त। सर आपकी 412 तकरीबन फिल्म्स जो आई उनमें 413 हो गई हैं। 413 हो गई हैं अब हो गई हैं 413। सर सारी हिट रही, सिर्फ एक फिल्म हिट नहीं रही आपकी, प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ। नीलम। सर क्या वजह थी, क्यों वो हिट नहीं रही आपकी फिल्म? वो सर वजह ये थी कि मैंने ये जितनी भी 413 फिल्में ने, मैंने ज़िंदगी में इसमें कोई फिल्म कॉपी नहीं लिखी जी। नीलम जो थी वो कॉपी फिल्म थी। कॉपी फिल्म थी। मैंने खुद दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह इसको इतना डेड फ्लॉप करके लोग इसको कहानी याद ही ना कर सके, मुझे कोई ताना ना दे कि ये तुमने कॉपी फिल्म लिखी। कॉपी फिल्म। वो इसलिए मजबूर हो गया मेरा डायरेक्टर भी कि वो फिल्म थी अहद मलिक साहब की, और अहद मलिक हमारी इंडस्ट्री के नामवर बदमाश भी थे और ताकतवर आदमी भी थे। उनके सामने किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लिहाजा ना डायरेक्टर बोला ना मैं बोला, वो मैंने लिख दी। ठीक है। और अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि या अल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में फ्लॉप हो जाए। हाँ ये फ्लॉप और वो इतनी बुरी फ्लॉप हुई, आप यकीन करें कि दूसरे शो पर लोग नहीं आए, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। ज़बरदस्त। सिर्फ एक ऐसी फिल्म। आप तो पीर भी हुए ना फिर। आप तो इंडस्ट्री के पीर भी हुए ना फिर। नहीं पीर नहीं। वो इनकी एक बात, शुरू में प्रोग्राम किया ना, तो ये पहली एंकर हैं जिनके प्रोग्राम का आगाज़ मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। वरना होता यही है, हाँ जी वेलकम, आपसे बड़ी खुश, आप ये आपके लिए हम बड़े अच्छे मेहमान लाए हैं और ये है और वो है फलान है। इन्होंने मेहमानों से बात नहीं शुरू की, इन्हें अपने मालिक से बात शुरू की। क्या बात। तो वो उसमें इन्होंने एक जुमला बोला कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो वो या तो आपको उड़ना सिखा देगा या वो आपको थाम लेगा। बिल्कुल। तो बात है यकीन की। बिल्कुल। दुनिया की कोई भी बात हो, बात यकीन की है। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, उसने कहा जन्नत भी होगी दोज़ख भी होगी, हो रही भी, ना किसी ने हूर देखी, ना किसी ने जन्नत देखी, ना किसी ने दोज़ख देखा। लेकिन जब ईमान आपका पुख्ता होता है तो फिर वो ईमान आपको डोलने नहीं देता। क्या बात है। वो फिर खा उसके हाथों में 6 महीने के अली असगर को तीर लग जाए, वो फिर भी नहीं डोलता। अगर अपने कद से बड़े बेटे अली अकबर की लाश घसीट कर लाए, वो तब भी नहीं डोलता। अगर अपनी बीमार बच्ची सकीना अकेली रहने का खौफ हो, वो तब भी नहीं डोलता। वो फिर चला जाता है, उसको पता है कि मौत है, लेकिन यकीन क्या था कि इस मौत के बाद हयात है। और मैं सारी बात यकीन की थी सर। तो ये यकीन की बात है। ज़बरदस्त। हानिया, आपने ड्रामों में भी काम किया और अब आपकी एक नई फिल्म आ रही है जिसमें आपका मेन एक कैरेक्टर है। बिल्कुल। कैसी रही आपकी फिल्म? बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है? जी फिल्म कंप्लीट हो गई है।
ठीक बहुत हो अच्छा गया। है। कैसा रहा अपने सीनियर्स के साथ काम करके? हम पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर जब उन्होंने साथ सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने एक्टर्स के साथ काम किया सब बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और सपोर्ट किया। अच्छा हनी, आपने ड्रामों में काम किया, ड्रामे से फिल्म में आए, थोड़ा डिफरेंट कुछ फील हुआ कि हाँ ड्रामे में एक्टिंग थोड़ी Actually, मुख्तलिफ है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सेम है। सेम है? अच्छा। बिल्कुल। एक्चुअली ड्रामास में मैंने लीड पे काम नहीं किया, और जो मेरी मूवी आ रही है उसमें मैंने लीड पे काम किया। जबरदस्त। जो आपने सवाल किया था ना कि ड्रामा लगती है फिल्म, अब इन्होंने इसकी तस्दीक कर दी जी, कि मुझे कोई फर्क नहीं लगा। फर्क नहीं लगा। हालांकि बड़ी स्क्रीन पे बड़ा फर्क है सर। जमीन आसमान का। जमीन आसमान का। और यही डिफरेंस जो है, ये जिस वक्त कराची का डायरेक्टर और फिल्म साज और राइटर समझ जाएंगे, और ये बड़ी बारीक सी बात है, मैंने जी। उनको कई दफ़ा समझाई भी है। मैंने कहा ड्रामा क्या है, आप एक कतरे से दरिया बनाते हैं, कई एपिसोड चल रहे होते हैं बिल्कुल। उधर इधर उधर। फिल्म क्या है, आप दरिया को कूजे में बंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इस कूजे को बंद करना सीखें और देखें, जैसे इन्होंने कहा थोड़ी देर पहले, हमारी जी। जो गैर रस्मी बात थी कि नूर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी फिल्म फैंटेसी होती है। बिल्कुल। ये बात भी सही है। तो बात यह है कि नूर साहब ने भी गांव नहीं देखा, उन्होंने भी लाहौर ही देखा। मैंने तो पजेबा पा के तो लड़कियों को खेतों में सर झांझरें छनकाते और डांस करते हुए देखा, और ग्रुप में देखा है। ग्रुप में? उसको हम सम्मी भी कहते हैं, जिसकी दूसरी सूरत धमाल भी आ गई। तो ये है कि डिफरेंस है छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन में। अगर ये कहती ना कि फिल्म में सीन करते हुए मुझे मुश्किल पेश आई या वो डिफरेंट थी, तो ये जिस दिन ये फील कर लेगी तो उस दिन ऑडियंस भी फील कर लेगी या फिल्म बनना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। डांस बड़ी- करते हुए मुझे हाँ जी। ठीक लगा। जबरदस्त। डांस करते हुए। क्योंकि देखें, लोग जो फिल्म देख रहे होते हैं ना, जब टीवी देख रहे होते हैं, वो मेंटली इस बात के लिए तैयार होते हैं कि ये कहानी घर की कहानी हुई, सास बहू का झगड़ा हो गया। अब देखें ना, जितने भी ड्रामे चलते हैं वो वुमेन ओरिएंटेड है। मैन ओरिएंटेड आज तक कोई प्ले नहीं आया स्क्रीन के ऊपर। औरतों के मसाले, क्योंकि उनको पता है कि ये चैनल घर में देखा जाएगा, लिहाजा लड़की खाना पका के तो नुक्कड़ में वो देख भी रही होती है। नहीं तो पूछेगी हाँ वो हानिया था की बनया मैं जरा दसी, वो फिर बता देती हानियों का। तो लेकिन कोई भी ड्रामा देख लें, जी। उसको जब देखेंगे तो उसकी बेस आपको वही नजर आएगी। घर में झगड़ा, सास बहू नंद, इधर उधर से बाहर नहीं अच्छा गए। सर, थोड़ा ये भी एतराज़ किया गया, शायद मैं गलत हूँ, तो लोग कहते थे कि जो ड्रामे के चेहरे होते हैं वो स्क्रीन के जो फिल्म के चेहरे हैं वो मुख्तलिफ हैं, ड्रामे के चेहरे जी मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसा है। उसकी एक वजह है सर जी। कि जो बड़ी स्क्रीन होती है ना, उसका आर्टिस्ट और उसकी मेकिंग और होती है। ठीक है। आप देखें 16-17 साल 20 साल हो गए कराची की इंडस्ट्री को, जी। और उन्होंने बेहतरीन काम किया, बिल्कुल। बेहतरीन सोच के साथ, बेहतरीन टेक्निक के साथ फिल्में सुपरहिट भी बनाई। लेकिन कोई आज तक ऐसा हीरो नहीं पैदा कर सके जिसका ये मकाम हो कि उसके बगैर फिल्म ना बनती। जैसे सुल्तान राय के बगैर फिल्म नहीं बनती थी, अरे जबरदस्त। नदीम के बगैर उर्दू फिल्म नहीं बनती थी। इमरान अब्बास ने स्टार्ट किया ड्रामा से, मैं अपनी बात अभी करूं आजकल वो फेमस। कि वहीद मुराद के बगैर फिल्म नहीं बनती थी। बिल्कुल। कोई वहीद मुराद नहीं पैदा किया, कोई नदीम पैदा नहीं हुआ, कोई सुल्तान राय नहीं पैदा सर हुआ, एक फिल्म में आती दूसरी फिल्म में कोई और आ जाता। कोई और आ जाता है और लोगों को फर्क नहीं है। अच्छा फिर एक और बात भी है, देखिए हमारे हीरो तो फिल्म में नजर आते थे, बिल्कुल। यहाँ के हीरो को ये जो कमर्शियल्स है और ये शोज करना शुरू हो गए हैं और हर रोज लोग देखते हैं, फिर उनके लिए वो एक जहन में बात चलती है, अच्छा ये तो वो आदमी है ना जो रोज वो शो करता है, ये इधर ये सारा डमी काम कर रहा है, ये झूठ है। सही हो गया, ठीक हो हमारी गया। फिल्म में हीरो फिल्म में नजर आते थे और लोगों को यकीन था। मुझे याद है एक फिल्म लगी हुई थी तो उसमें विलन जो है ना वो दुश्मन बैन उठाकर हीरो को ले जाते हैं, तो यूसुफ खान साहब थे कि पत्नी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उन्होंने यूं दरवाजे को धक्का दिया, ओए मैं तो नहीं छड़ दूंगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। जी। अब दरवाज़ा तो स्क्रीन प्ले ने नहीं ना तोड़ा या डायरेक्टर ने नहीं तोड़ा, लेकिन नीचे से आवाज़ क्या आई, कहंदा हुंदा सुल्तान रही में देखदा दरवाज़ा कि मैंने टूटा। अरे जबरदस्त। ये जो है ना लोगों की उम्मीदें लग जाती लोगों की थी। उम्मीदें लग जाती है। अब मुझे ये जबरदस्त। बताएं, कैरेक्टर नहीं डेवलप हो जिसको रहे। आप चाय की पब्लिसिटी में देख रहे हैं, वो आप जाके हिंदुस्तान के साथ लड़ना शुरू होगा तो आपको यार चाय की पब्लिसिटी बट आ रही है आजकल तो वही सर, और वही है। ड्रामा और चल रहा है, यही वही वजह है कि आप देखें अननोटिस जा रही हैं फिल्में। बिल्कुल। अब ये तो 3 डायरेक्टर इतने मजबूत हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं कहूँ कि कराची की फिल्म इंडस्ट्री को वो संभाले रखे। नदीम बेग हैं, यासर नवाज़ हैं और ये हमायूं नदीम कुरैशी है, हमायूं सईद है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा काम करो, ये करते रहे। और ये छोटा सा डिफरेंस ये दूर हो जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। इंशाल्लाह हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा।
मैम फिल्म की बात चल रही है और सर इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ भी सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं सर की स्टोरीज, क्योंकि सर बता रहे हैं कि कुछ डायलॉग्स नहीं, तकरीबन डायलॉग्स जो उन्होंने लिखे उन्होंने रियलिटी में देखे, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा। मैम सियाहत की बात हमने की, योगा क्या चीज़ लाता है और योगा क्या एक लाइफस्टाइल का नाम है, क्योंकि आप योगा भी करवाती हैं? जी बिल्कुल रम, ये जब मैं योगा सीख रही थी मुझे याद है योगी वजाहत बहुत बड़ा नाम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में योगा को इंट्रोड्यूस करने वाले ही वही हैं जी। मुझे याद है वो कहते थे इसको एक्सरसाइज मत कहें, इसको वर्कआउट नहीं, दिस इज़ लाइफस्टाइल, दिस इज़ लाइफस्टाइल। और फिर जहाँ जहाँ से भी मैंने सीखा, अब हम कह देते हैं बट ये इसको हम एक्सरसाइज नहीं कहते, ये आपको सांस लेना सिखाता है, ये आपको अपने आप को कैरी, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, जो बेसिक्स हैं आपकी ज़िंदगी की। आपको पता है कि गलत अगर बैठने का स्टाइल है, पोस्चर सही नहीं है तो आप बीमार इंसान हैं। बिल्कुल। अगर आप सांस सही नहीं लेते आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। बिल्कुल। सो ये बड़ा है, और इसके बारे में ये बड़ा लोग मुझे पूछते हैं कि जी पॉजिटिविटी कैसे आप कहते हैं क्या लाता है। तो पॉजिटिविटी इस तरह लाता है कि जब पूरी ऑक्सीजन दिमाग को जाएगी, जब आप आसन करते हैं, अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपके हार्मोन्स इस तरह के रिलीज़ होते हैं कि आपको खुश रखते हैं। जब आप खुश हैं तो ऑफ कोर्स हर तरफ पॉजिटिविटी ही जाएगी। बिल्कुल। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि जो एक बेसिक चीज़ है छोटी सी, अगर आप सिर्फ चेहरे पे स्माइल रखना शुरू कर दें ना, तो यकीन करें कि आपको नेगेटिव सोच ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप ऐसे कहेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कितना बदतमीज आदमी है, आप यही कहेंगे कि ठीक है, मुस्कुरा के कहेंगे तो मैं बदतमीजी बुरा भी नहीं लगेगी। लगेगा। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। फिर कहा जाता है 1 घंटा जो आप योगा करते हैं वो आपको 23 घंटे का बताता है कि आपके 23 घंटे कैसे गुजारने हैं, आपको तरीका बताते हैं। जी वो इस तरह है कि जब आप 1 घंटा करते हैं योगा, जो हम ब्रीदिंग्स करते हैं, एक तो वो आपको इतनी ऑक्सीजन मिल जाती है कि दैट इज़ गुड फॉर 24 आवर्स। ज़बरदस्त। और उसके बाद ये है कि बेसिकली फोकस क्या होता है आपकी बॉडी ग्लैंड्स पे, आपके एनर्जी चक्रास हैं 7 जिसको हम एक्टिवेट करते हैं, और यही सारा बॉडी सिस्टम चलाते हैं। ज़बरदस्त। और तो जब आपकी एक मशीन रेगुलर वो हो रही है मेंटेन, देखिए इंसान एक मशीन है, इसको जब हम एक प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट रखते हैं तो जाहिर है कि वो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। एक मशीन खड़ी है या आप बहुत कम यूज़ करते हैं, इवन कपड़े सीने की मशीन है, अगर आप कुछ अर्सा यूज़ नहीं करते, आप चलाएंगे बड़ी भारी होगी, वो काम ही नहीं करेगी। गाड़ी है, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है कुछ दिन तो वो बैठ जाती है, ज़बरदस्त, वो स्टार्ट ही नहीं होती है, और स्टार्ट होगी भी तो बड़ी मुश्किल से होगी। तो वही इंसान का है, ये तो बहुत मैं कहती हूँ वी आर ऑल डिज़ाइनर में, हमारा डिज़ाइनर तो बहुत आला है। ज़बरदस्त। तो उस डिज़ाइनर मेक प्रोडक्ट को की हिफाजत करना भी मेरी नज़र में इबादत है। योगा की बात हो रही है तो मैं कह रही हूँ कि फवाद हमारे साथ मौजूद है, हम इनकी खूबसूरत सी आवाज़ में इनका गाना भी सुनते हैं। आई विश कि ये योगा भी करें, आवाज़ और निखरेगी इंशाल्लाह। हाँ, आवाज़ वोकल कोड भी आपका बहुत अच्छा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं योगा से स्माइल सीख के लड़की को ये ना कहना शुरू कर दो आई लव यू। ये भी जरूरी है, वो लड़की खुद ही समझ जाएगी। पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता कि आपका खिलखिलाना, मतलब आपका ये मुस्कुराहट भरा चेहरा जो है, ये इटसेल्फ एक पॉजिटिव जेस्चर है। मतलब आपसे कोई बात कर रहा हो ना तो वैसे भी उसको यही फील आता है कि लाइक ये बहुत जिंदा दिल खातून है। तो ये मेरे ख्याल से ये सारा उस योगा के नतीजा है। बस ये अल्लाह की देन होती है। ऐसे ही है। ये गाना फिर आपकी नजर ही। थैंक यू वेरी नाइस। आप सबकी नजर है, चलें। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। हो मन था बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे।
सोचा कहूंगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कल थे यहीं क्यों अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी होके जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा तुझे जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को। थैंक यू। कौन थी? वेरी नाइस। सर को मेरे हर गाने के बाद एक जालिमा नजर आएगी। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा अच्छा गाया आपने माशाल्लाह और जी, बड़ा एंजॉय किया Thank जी। you. मैम आपको कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए गाया ये गाना? जी थैंक यू वेरी मच। इन बच्चों की कोशिशें हैं, आप देखें कोई एकेडमी इनके पास नहीं है बिल्कुल। और हमारे मुल्क में कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन अगर ऐसा टैलेंट सामने आ रहा है बगैर किसी बिल्कुल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, तो आई थिंक वी मस्ट एडमायर देम बिल्कुल। और इनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बिल्कुल ये डेडिकेशन कोई है इन आसान लोगों काम की, नहीं बहुत है, dedication। बिल्कुल आसान काम नहीं है सर। मौला जट की कामयाबी के बाद दोबारा मौला जट बन रही है, सुल्तान रईस से फवाद खान का सफ़र, हमजा अली नूरी नत से हमजा अली अब्बासी का सफ़र। सर कैसा लगा आपको दोबारा? आपने लिखा, मैंने एक इंटरव्यू में आपका सुना, आपने कहा कि मुझे सब कह रहे थे कि मैंने क्यों लिखा स्क्रिप्ट दोबारा, क्या सही है? जी, एक बात यह है कि मैंने तो इसे चैलेंज समझ कर लिखा, अच्छा। क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर जो थी, पहले इस फिल्म की प्रोड्यूसर जो थी वो कोई और थी, फिर ये हमारा आई, तो इनका पैशन था फिल्म बनाना जी। और डायरेक्टर का भी पैशन था। और मज़ेदारी की बात यह है कि सिवाय हमजा अब्बासी के और मेरे किसी को पंजाबी नहीं आती। अरे ना पंजाबी प्रोड्यूसर को आती है, ना डायरेक्टर को आती है, ना किसी आर्टिस्ट को आती तो है। सर पहले आपने पंजाबी सिखाई सबको? जी, अरे पंजाबी में आप देखे ना, एक डायलॉग था, मैं थे वैर व्याण आया रन्ना नहीं। अच्छा। तो फाद मुस्तफ़ा कहता है नासिर साहब को लाओ, मुझे काम है। हाँ मैं गया, कहते नासिर साहब इस डायलॉग का मतलब क्या है? जी ना उसे वैर का पता है तो ना उसे रन का पता है। जी। मैंने कहा फिर से बताया, अच्छा, ये तो फिर बड़ी मज़ेदार बात है। मैं कहा बड़ी मजेदार बात। तो पहले उनको मतलब समझाया, फिर रिकॉर्डिंग करके हर सीन की दी, फिर वो उन्होंने उसके मुताबिक बोलना सीखा, फिर उनको फिर सेट पे अटेंड किया। तो बड़ी मुश्किल पेश आई इस सिलसिले में। तो लिखी इसलिए कि जिस वक्त मैंने ये फ़िल्म साइन कर ली, जी। तो मुझे जिसको भी मैंने बताया उन्होंने कहा कि ये गलती ना करें। बल्कि एक आदमी ने मुझे यहाँ तक कहा कि नाज़ साहब आप जितने पैसे लिए ना मेरे से ले लें, उनको पैसे वापस सर कर। क्यों, क्या वजह? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नासिर साहब ना सुल्तान राय बन सकता है दोबारा, ना मौला बन सकता है, ना कोई नूरी नात बन सकता है, और दूसरी ना कोई मुखो बन सकेगी। अब मुझे बताएं मायरा खां कहाँ और मुखो कहाँ और ये कहाँ और वो कहाँ, और दारो नतनी भी कोई नहीं बन सकती, और सबसे बढ़कर ये कि आप डायलॉग भी नहीं लिख सकते वो अच्छा। वाले जो पहले लिखे जा चुके। मैंने फैसला किया कि वाकई मुझे नहीं काम करना चाहिए। अच्छा। 2-3 दिन के बाद एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि नासिर अदीब, तू अल्लाह से मांगना भूल गया या अल्लाह देना भूल गया? वाह। मैंने कहा मैं करूँगा। फिर मैंने लिखा और 3.5 साल लगे सर जी इस स्क्रिप्ट को फाइनल होने में। या चेंजिंग होती रही? हाँ जी, चेंजिंग, बड़ी चेंजिंग। पहले कहानी मैंने सुनाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर बिलाल ने सुनाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर हम दोनों ने मिल के बनाई कहानी। अच्छा। फिर उसमें और लोग भी शरीक हुए, बड़े बहरहाल मुकाबले, फिर डायलॉग के एक सीन पर, एक मसले पर, वो बड़ा ज़्यादा चूज़ी है बिलाल वैसे भी और मोहतात भी। फिर ये है कि मेरे लिए पहला स्क्रिप्ट था जो मैं इलियट क्लास के लिए लिख रहा था, और पहला स्क्रिप्ट था जिससे मैंने
मैं खला में चला गया। अच्छा। मैं इधर था ना, ये लाहौर की इंडस्ट्री थी, तो खला में दूसरी इंडस्ट्री थी बिल्कुल। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए तो मैं झूलता रहा, फिर मैंने खड़ा होना सीखा, फिर खड़ा होने से के बाद फिर बिलाल को सुना। यहाँ मैं सिर्फ बोलता था, लोग सुनते थे, वहाँ वो बोलते थे, मैंने सुनना सीखा। अच्छा। और सुन के फिर मैंने उनको पकड़ लिया और फिर मैंने उसके डायलॉग लिखे। तो जिस वक्त मैंने मुकम्मल किए डायलॉग, तो मुझे बिलाल साहब कहते हैं, मैंने बिलाल से पूछा, मैंने कहा बिलाल साहब आपने मौला जट तो इतनी दफ़ा देख ली, ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरा काम आपको उसमें यार का लगा जिसमें यार की मौला जट थी। जी। तो ये उनकी रिमार्क्स हैं, ऐसे आप तारीफ़ समझ लेंगे जो मर्जी ने कहा, नासिर साहब मेरे हिसाब से आपने ये स्क्रिप्ट उससे अच्छा लिखा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब बात वही है कि जिस वक्त मौला जट बन रही थी ना इरम जी, तो इतना तो था कि ये फ़िल्म हिट जाएगी, ये फ़िल्म इतनी इज़्ज़त देगी, इतनी मशहूर हो जाएगी, इसके डायलॉग इतने मशहूर हो जाएंगे जी। क्योंकि डर भी था कि यूनुस मलिक ने कहा था डायलॉग कुछ नहीं, और बेसिकली मतलब है वो ऐसे लगते थे जैसे दुश्मनी मस्खरे हैं। अच्छा। आप देखें ना एक दूसरे को, वो थाने वो अस्पताल का सीन था, तुम सुल्तान राई कहता है जंज बड़ी ठीक ठाक आनी, 69 रोटी कटनी नहीं चाहिए कहता तू फिक्र ही ना कर सोनिया, मैं उस दिन रोटी खाने वाले बंदे लभने ने पर मैनू बंदा कोई नहीं लभना। अरे तो ये जो चीज़ थी, ये चूँकि ये मैंने अपनी ज़ुबान वहाँ सुनी हुई थी मैंने, और वहाँ दिल पर असर करती थी, तो मैंने कहा लोगों पर असर, और वो कर गई, और तवक्को से ज़्यादा कर गई। ज़बरदस्त। तो इसी तरह ये जो फिल्म है, ये मैंने इतनी देखी है कि अब उसके शार्ट भी ज़ुबानी याद हो गए हैं, बार बार देखते हैं हम, आज भी मेरा रात को टाइम है। तो इतनी अच्छी फिल्म है कि आप यकीन करें कि उसमें से कुछ, मैं कहता हूँ ना लेंथ पूरी करें, ये सीन निकालने, बिलाल कहता है यार ये सीन निकालने को दिल नहीं करता, कहीं आगे से निकालते हैं, फिर उसको हम मजबूरन करते हैं कुछ ना कुछ। तो लेकिन बात वही है कि इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि वो फिल्म थी अनपढ़ लोगों के लिए, ये फिल्म है पढ़े लिखे लोगों के लिए। ज़बरदस्त। और वो फिल्म जब मैंने लिखी थी तो उन व्यूअर्स के लिए लिखी थी जिनके पास 84 चैनल नहीं थे। बिल्कुल, एक चैनल था और ये सिनेमा था। आज जिन व्यूअर्स के लिए लिख रहा हूँ उनके पास 84 चैनल है। बिल्कुल। वो यूँ लगाते हैं, मसलन फवाद का गाना चल नहीं पसंद है तो घुमा देंगे, इधर आ जाएंगे, ये पसंद नहीं है कि आपके पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके लिए ये फिल्म है। वो जो लोग थे वो सुल्तान राय को ये समझते थे कि दरवाज़ा तोड़ सकता है, उनको ये बात नहीं पता थी कि दरवाज़ा एक्टर नहीं तोड़ता, डायरेक्टर तोड़वाता है, राइटर लिखता है। ये जो आर्टिस्ट है इसको पता है कि ये जो दरवाज़ा टूटा है ये राइटर ने लिखा और टूटा है, वरना नहीं टूट सकता। बिल्कुल। तो उसमें मौला जट जो पहली थी उसमें ठहराव कम था। अच्छा, ठहराव कम था, मतलब कट टू कट, जैसे टेम्पो ज़्यादा फास्ट थी। इसमें थोड़ा ठहराव है, और वो ठहराव जो है वो हो सकता है कि जो वो पुराने मौला जट वाले लोग उनको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब दूसरी दफ़ा देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर, आपने 80 फिल्म्स की हैं एक ही डायरेक्टर के साथ, अब नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, कैसा फील हुआ? नए लोगों के साथ काम करके, नए एक्टर थे, नए एक्ट्रेस नहीं थी, तो कैसा लगा आपको? आपने मिस किया आपने पुराने लोगों को? जी, मिस तो साथियों को इंसान करता है। वो एक राइटर थे हिंदुस्तान के, उनका नाम था अली रज़ा काज़मी जी। और अली रज़ा काज़मी का राइटिंग का मेयार ये था, उन्होंने वो महबूब साहब की फिल्म औरत लिखी थी, जिसको बाद में मदर इंडिया के हिसाब से भी उन्होंने बनाया। तो बहुत बड़े राइटर थे, आन भी उन्होंने लिखी। तो उनको स्क्रिप्ट जब गया ना तो उन्होंने कहा, आन का स्क्रिप्ट, तो उन्होंने कहा, निमी के पास गया तो निमी ने कहा जी मैं एक शर्त पर आपकी फ़िल्म करूँगी कि आप उस राइटर को मेरे पास लेकर आएँ जिसने ये फिल्म लिखी है। तो अली रज़ा काज़मी को वो ले गए, भाई निमी ने बुलाया, ये वो गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, जो चाय वाय आगे, उन्होंने हाँ जी ये आ गए, आप बताएं मेरी फ़िल्म करेंगे? कहती हाँ जी करूँगी। अली रज़ा काज़मी साहब आप मेरे साथ शादी करेंगे? अरे उसने कहा जी। कहती अगर आप मेरे साथ शादी कर लें मैं फ़िल्म कर लेती हूँ। उन्होंने शादी कर ली, फिल्म हो गई। अब हाँ, अब क्या हुआ कि कुछ वक्त गुजरा, अली रज़ा काज़मी साहब ने लिखना छोड़ दिया। उनके पास एक प्रोड्यूसर गया, उसने कहा जी मेरे लिए कहानी लिखे। उसने कहा मैं नहीं लिख सकता। उसने कहा क्यों? हाँ, आपने वो मदर इंडिया लिखी, आपने औरत लिखी, आपने आन लिखी,
कहते हैं महबूब साहब को कब्र से ले आया, मैं कहानी लिख देता। अरे वो नहीं होंगे तो मैं नहीं लिख सकता। वो नहीं होंगे तो नहीं लिख सकते। तो साथ बड़ी चीज़ है, ये केमिस्ट्री मिलती है। आप देखें ना, ये अब हानिया काम कर रही है, कल अल्लाह इसको सुपर हिट करे, स्टार बना दे, इसके साथ हर हीरो की ख्वाहिश होगी मैं करूँगी, मुझे कर लें साइन। लेकिन वो 4 हीरो होंगे, 5 होंगे, एक हीरो ऐसा होगा जिसके साथ इसकी केमिस्ट्री मिलेगी, और फिर वो पब्लिक के साथ भी वो केमिस्ट्री से हिट हो जाती है। तो वो जैसे दिलीप कुमार मधुबाला को लोग इकट्ठा देखना चाहते थे, सुल्तान राय के साथ अंजुमन को देखना चाहते थे। तो मुझे ये भी याद है कि एक दफ़ा एक फ़िल्म का वो फोटो सेट लगा था, एक आदमी आया गुजरने वाले से, तो वो देखे चला जा रहा, देखा तो एक आदमी कहता यार तू की वेख रहे हैं? कहता यार देखिए एक कमी है ताड़ी फिल्म से। कहता की कमी है? कहता अंजुमन भी है, सुल्तान राय भी है, मुस्तफ़ा कुरैशी भी है। कहता जी नासिर अदीब नहीं है। अरे तो वो इन जोड़ी के जो डायलॉग लिखता था, ये केमिस्ट्री पब्लिक तक भी फिर चली जाती है ना। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, हानी फिल्म का जिक्र हो रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने हानिया को मोटिवेट किया, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने डिमोटिवेट किया? मैं सेट पे गई थी काम करने के लिए। अच्छा, फिल्म के लिए जब गई आप? नहीं, ड्रामा के। अच्छा, ड्रामा के। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन डायरेक्टर का। उनसे मेरी सेट पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। तो डायरेक्टर के साथ? डायरेक्टर के साथ। अच्छा। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने गुस्से में आके मेरे जितने सीन हुए थे सारे कट कर दिए। अरे! सारे सीन कट कर दिए, और ये चीज़ प्रोड्यूसर को नहीं पता। ठीक है। और जिस प्रोडक्शन का है ये, तो उनको नहीं पता। तो उनको ये था कि इसने मुझसे बदतमीज़ी क्यों की। अच्छा। अब वो गलत चीज़ पे कह रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और मेरी आदत नहीं है कि मैं चुप रहूँ। बिल्कुल। अगर कोई एक बात करी, मेरी आदत है कि मैं आगे से 10 जवाब देती। अच्छा। तो उन्होंने एक गलत बात की, तो गलत चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं की। ठीक हो गया। तो इसी बात पे मैंने उनसे मेरी बहस हुई, लड़ाई होगी, और काफ़ी ज़्यादा होगी। दोबारा सीन उन्होंने रखे या कट कर दिए? वो सारे कट कर दिए। अच्छा, फिर क्या किया तो आपने? फिर मैंने उन्हें टेक्स्ट किया, मैंने उन्हें कहा थी वहाँ पे जब हम सेट पे थे, तो वो जो उनका एडी था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ नहीं आप एक्सक्यूज़ कर लो, और आप ना ये बात यहाँ पे ख़त्म कर दो, क्योंकि आपके इतने लिंक्स तो है नहीं है कि आप चाहेंगे प्रोड्यूसर के पास और उनको पता चलेगा आप इनसे सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं है, मैं कभी भी सॉरी नहीं बोलूँगी, ये गलती उनकी है, वो माफ़ी मांगे। फिर? मैंने कहा अगर आज मैंने सॉरी बोलूँगी, कल को ये 10 के साथ ऐसी बातें और करेंगे। फिर? और हर लड़की जो आती है शोबिस में एक जैसी नहीं होती। ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर भी बात नहीं सुनी, तो मेरे जितने स्कैन थे सारे कट कटे। मैंने कहा ठीक है, अब एक दफ़ा छोड़ के लाख दफ़ा करिए, आपका अपना नुकसान होगा, मेरा नहीं है, कर लें। उन्होंने सारे कट कर दिए। फिर बात की प्रोड्यूसर के पास और जो प्रोजेक्ट हेड थे उनके पास, तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे थे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने ज़बरदस्त। उनको डांटा, बहुत डांटा, और मुझे तब मैंने इतनी मैं डिसहार्ट हुई, इतनी हुई, जब मुझे मेरे सारे स्कैन कट किए। मैंने कहा मैं सुसाइड कर लेती हूँ, जीने का कोई हक ही नहीं। कि मैंने इतनी मेहनत की, आती जाती रही गर्मी में, और इन्होंने क्या 1 मिनट में नहीं लगाया, और सारे सॉर्ट आउट हो गया, आपका हल हो गया मसला? ये नहीं हाँ, हुआ? उन्होंने मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जबरदस्त। चलिए, अगर कोई ऐसे लोग होते हैं मोटिवेट करने वाले, तो मोटिवेट करने वाले मेरे सेट पे तो अक्सर ऐसा हो जाता है डायरेक्टर में और एक्टर में, या नहीं है? इस वाक़े से मैं फिल्म और टीवी में आने वाली तमाम नवबारद लड़कियों के लिए एक मेरा मैसेज है। जी सर। कि काम में इन होने से पहले ये जहन में रखें कि हलाल की जो रोज़ी है शरीफ इंसान की वो पैदल आती है, अरे हराम की रोज़ी घोड़े पर आती है। बिल्कुल। और ये भी जहन में रखें कि शोहरत जो पैदल आकर मिलती है वो जाते हुए भी पैदल जाती है, बड़ा टाइम सर, लगता वो है, रह जाते हैं, उनका नाम रह जाता है। लेकिन जो ऐसे होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही। मैम क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर, मैम क्या कहना चाहेंगी जो घूमना चाहते हैं पाकिस्तान को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? पाकिस्तान आए, ट्रैवल करें और एंजॉय करें पाकिस्तान जी को। बिल्कुल सही है। आप बाहर से गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें लेके ज़्यादा से ज़्यादा खानों पे ले जाते हैं। इधर एक तो बाहर से आने वालों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अब वो हालात नहीं है। पाकिस्तान हर तरफ से माशाल्लाह सेफ है, और बहुत सी फैसिलिटीज़ भी दे दी गई हैं, और भी हो रही हैं, काम काफ़ी हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकलिए प्लीज़, अपने आप को जितनी दुनिया देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी शख्सियत पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जितना तजर्बा आपको लोगों से मिलके मिलता है ज़िंदगी का, आपके एटीट्यूड्स बनते हैं, आपके वो चीज़, हाँ जी, वो चीज़ आप घर बैठ के नहीं सीख सकते। और ज़िंदगी को जिए,
जिंदगी को गुजारे नहीं, जिंदगी को जिए जीना और सीखिए। आसानियां बिल्कुल। बांटें, जबरदस्त। यही इंसान अल्लाह का ताला आपके लिए मकसद भी है। आसानियां कर देता है बेशक। सारे लोग पैसे देते हैं जी अपना अपना हाँ जी कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें कोई एक आध की मुफ्त की सवारी मिल सकती जी कभी हुआ तो आई विल लेट यू नो, बल्कि आपको मैं ले जाऊंगी जरूर है, जरूर। माय प्लेयर। आप क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं सिंगिंग में, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि शॉर्टकट नहीं फाइंड करना चाहिए। जब इंसान बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री में जो लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री बुरी है, वो वही लोग कहते हैं जो शॉर्टकट्स के थ्रू आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग बिल्कुल थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ उस तरह आने की कोशिश करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता और वो अपने लिए जवाब दे पाते हैं, अपने बात को ना कह पाते हैं। बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ सीखी है इतने अरसे के अंदर कि ना कहने वालों की ज़्यादा इज्जत होती है हर बात पे हाँ कहने वालों की बजाय। अरे ज़बरदस्त सर, कुछ कहना चाहेंगे जो नई फिल्म्स बन रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे हानि आई है, कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के अख्ताम पे? बस ये इनके लिए तो इतनी है कि ना इन्होंने थकना चाहिए थे, ना चकना चाहिए थे, ना अकना चाहिए। जबरदस्त इंशाल्लाह जबरदस्त, कामयाब हो गए और काम करते रहना चाहिए। हाँ जी। और अपने व्यूअर्स के लिए एक ही मेरा मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं आपकी हर दुआ कबूल हो तो सिर्फ दो काम कर लें, हर हाल में सच बोलें, हर हाल में हलाल खाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हानिया आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आज आपकी क्लास भी थी इसके बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम में हम आपका एक